इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आती है, या तो प्रेसिडेंशियल से पूछती है या तो तुम्हारा पार्लियामेंट्री से पूछती है। ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होती है दो तरह की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। वो कोई भी काम करती है ना तो उसको लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है कि आप ये काम क्यों किए। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो लेजिस्लेचर को आके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर तुम देखना चाहोगी तो इंडिया में तुमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिल जाएगी, यूके में मिल जाएगी, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुमको यूएसए में मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम करती है ना तो उसको लेजिस्लेचर के सामने या लोअर हाउस के सामने रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी अगर वो काम कर रही है तो वो लेजिस्लेचर के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? तो इंडिया में देखने को मिलेगी। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी? यूएसए में मिलेगी। बहुत ही इजी लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री में। अभी मैं इसको पूरा अच्छे से नीचे पढ़ूंगी, लेकिन ये एक चार्ट है, इस तरह से इसको याद कर लेना। ठीक है, आ जाओ। दोनों में डिफरेंस देखेंगे और इस पेज से पूरा क्वेश्चन आता है। तुम 25 में देख लो, 26 में देख लो, हम 26 में भी देखे इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 24 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको वहां पे तुमको डुअल एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। डुअल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको डुअल एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। एक तो तुमको प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मिलते हैं, है ना, पीएम मिलेंगे, और दूसरा प्रेसिडेंट मिलेंगे। ठीक है, एक तो हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट। इंडिया में दोनों ही है ना? देख लो, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर भी है, एक हेड ऑफ द स्टेट है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुम देखोगी तो सिंगल एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगे। प्रेसिडेंट जो है वही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? मेजोरिटी रूल के बेस पर कोई भी डिसीजन ले, मेजोरिटी रूल चलती है। ठीक है ना, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मेजोरिटी रूल के बेस पे बनेंगे। ठीक है, याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर पीएम बनना रहता है तो कैसे बनेंगे? मेजोरिटी बेस पे। तुम देखती हो इलेक्शन कैसे होता है ना? इलेक्शन हो, प्रेसिडेंशियल में भी होता है, लेकिन वहां पे एक टर्म फिक्स होता है। यहाँ पे जहां तुम्हारा मेजोरिटी नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है, तुम्हारा हट हट जाए, प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा। तो मेजोरिटी जब तक का पार्लियामेंट में मेजोरिटी है तब तक का रूलिंग पार्टी रहेगी। मेजोरिटी हट जाएगी, रूलिंग पार्टी हट जाएगी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स टर्म्स। उनको एक टर्म दे दिया जाता है कि बस आप इतने टर्म तक ही रहेंगे, आपको कोई नहीं, आपको कहे ना मेजोरिटी लूज हो जाए लेकिन फिर भी आप रहेंगे। ठीक है ना, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बोला जाता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोला जाता है कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लेजिस्लेचर, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये जो भी काम करेगी ना तो इसको लेजिस्लेचर के सामने आके रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आपके, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई काम कर रही है तो वो आकर प्राइम मिनिस्टर आकर लेजिस्लेचर के सामने बताएगी कि हम ये काम क्यों किए, कैसे किए, सब बताना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे होती है। जबकि यहाँ पे इस तरह का ना तो लेजिस्लेचर, ना तो यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेचर, यहाँ पे किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, मतलब आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ पे होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मेजोरिटी रूल पे प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। डुअल एग्जीक्यूटिव कहाँ होता है? पार्लियामेंट्री में। सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, फिक्स टर्म कहाँ पे होता है? प्रेसिडेंशियल में। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होता है भाई? तो प्रेसिडेंशियल में। ठीक है, पॉलिटिकल हेजेमोनी
मिनिस्टर आर एक्चुअली फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी एंड कॉलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे तुमको पॉलिटिकल हेमोजेनिटी भी मिलेगी, ठीक है। पॉलिटिकल हेमोजेनिटी का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे तुम कॉल्यूशन पे भी गवर्नमेंट बना सकती हो, मेजोरिटी पार्टी की बेस पे भी। जब तुम्हारा बोला जाता है ना कि जब पार्टी मेजोरिटी बेस पे नहीं बन रही है ना, उतना जितना तुम्हारा ये टर्म फिक्स किया जाता है कितना टर्म पे ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जब नहीं बन पाते तो क्या होता है, कॉल्यूशन गवर्नमेंट बन जाती है ना। पॉलिटिकल यहाँ पर बोल रहा है कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होती है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको पॉलिटिकल हेमोजेनिटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तुम जो रेड वाला है ना वो रटना है तो रटना है बस, ठीक है। डबल मेंबरशिप तुमको कहाँ पे मिलेगा, डबल मेंबरशिप तुमको पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा। मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स का पार्ट हो सकते हैं। सुन लो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखती होगी, ये मान लो कि तुम्हारा पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तुम लोग को पढ़ाए हैं हम कि पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर ही तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठता है। तो देख लो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव्स का भी पार्ट है और वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है, वो दोनों का ही पार्ट होता है। तो बोले यहाँ पे आपको डबल मेंबरशिप मिलेगा। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स की भी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जो सेपरेट होता है। लेजिस्लेचर का मेंबर अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव्स का मेंबर अलग होंगे। तो सिंगल मेंबरशिप कहाँ चलता है, प्रेसिडेंशियल में। डबल मेंबरशिप कहाँ चलता है, तुम्हारा पार्लियामेंट्री में। क्वेश्चन आया भी हम सॉल्व कराएंगे। लीडर, यहाँ पे जो लीडर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडर पीएम होते हैं। पीएम रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। जबकि यहाँ पे डोमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का डोमिनेशन चलता है, प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम तुमको बताया ना कि यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई काम करता है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे लवर हाउस के बारे में बोल रहा हूँ, हमको लगा ये बोला। यहाँ समझो पहले, लवर हाउस को डिसॉल्व, लवर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाकर, याद रखो। पार्लियामेंट गवर्नमेंट में अभी हम बताया ना कि यहाँ पे मेजोरिटी रूल पे बनती है। जब तक मेजोरिटी आपका गवर्नमेंट रहेगी, रूलिंग पार्टी रहेगी, मेजोरिटी खत्म। जहां नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, है ना, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, है ना, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, रूलिंग पार्टी को खत्म, लोकसभा खत्म। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। ये फीचर तो तुम लोग को हर हाल में याद करना, हर बार आती है। फ्यूजन ऑफ पावर का फीचर कहाँ मिलेगा, फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब सब मिला जुला है ना। फ्यूजन ऑफ पावर जो क्लियर ना हो, फ्यूजन ऑफ पावर तुमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा। अभी हम लोग देखे ना कि जो लेजिस्लेचर का पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, तो फ्यूजन है, मिला हुआ है। फ्यूजन का मतलब मिला जुला। तो भाई देखो, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है। जो बोल रहे हैं डबल मेंबरशिप है, जो मिनिस्टर लेजिस्लेचर का वो एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, ऐसा नहीं, सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर वो लेजिस्लेचर का भी मेंबर है ना। यानी यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, सेपरेशन नहीं है। लेकिन जहाँ यहाँ पे बोला कि लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन होता है। लेजिस्लेचर का काम अलग होता है, एग्जीक्यूटिव्स का काम अलग होगा, जुडिशरी का काम अलग होगा। यहाँ बिल्कुल क्लियर सेपरेशन होता है, याद रखना। अभी मैं तुम लोग कीवर्ड कराऊंगी, पहले ये देखो, उसके बाद में करवाती हूँ। पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद, ठीक है। ये तो बोला कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट क्या होता है, नॉमिनल, नाम का सिर्फ हेड होता है, नाम का नॉमिनल हेड होता है। जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। वो दोनों, वो ये स्टेट का भी हेड होता है, वो गवर्नमेंट का भी सॉरी, वो स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों का हेड होता है। कहाँ पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। भाई सुनो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, जो भी काम करेगी ना, उसको आकर लोअर हाउस के सामने रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आप ये काम क्यों की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर लोग होते हैं, है ना। रैंकिंग जो मिनिस्टर, जो तुम्हारा क्या बोला था, वो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह होता है, वो लोग होते हैं ना। तो उनको आके लोअर हाउस के सामने रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आप ये काम क्यों किए, लोकसभा के सामने आके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ किसी भी तरह का नहीं, लेजिस्लेटिव को कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, है ना, लोगों के थ्रू ने इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट इलेक्ट होता है, लोग डायरेक्ट चूज करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। एक चीज और देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये फीचर तुमको रखना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल होती है, इंडिया में भी है लेकिन थोड़ा बहुत।
लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरा होती है। प्रेसिडेंट सुपीरियर पोजीशन पे होता है। अच्छे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एक स्टेबल गवर्नमेंट है। बोलो कैसे स्टेबल गवर्नमेंट है? यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अभी हम क्या बोले कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुम्हारा एक टर्म फिक्स कर देगा। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे प्रेसिडेंट सिर्फ 4 साल तक ही बैठ सकता है, 4 साल से ज्यादा नहीं, इसको कोई हटा नहीं सकता, तो स्टेबल गवर्नमेंट है ना। ये गवर्नमेंट टूट नहीं सकती है, बस 4 साल तक का इसी की है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है, तो डोनाल्ड ट्रम्प तक 4 साल तक चलेंगे, उनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में तुम्हारा मेजोरिटी बेस पे है। जहां पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लग गया, नो कॉन्फिडेंट नो कॉन नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, ठीक है, जहां पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लगा, गवर्नमेंट जो है ना गिर जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको स्टेबल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। स्टेबल क्यों? इसको क्योंकि इनका जो टर्म होता है ना फिक्स होता है। यूएस में जैसे 4 ईयर टर्म फिक्स है, तो क्या इंडिया में 5 ईयर फिक्स है? बोलो तो जल्दी बताओ, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म है वो 5 ईयर फिक्स है? हाँ फिक्स नहीं, वो तो एक बात है कि आप 5 साल तक रहे, लेकिन नो कॉन्फिडेंट मोशन लेके उसको हटा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएस में ऐसा नहीं है, कोई मोशन लगा के आप हटा नहीं सकते। जब तक 4 साल तक उनका टर्म कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हट नहीं सकते हैं। ये बात सुनो, ठीक है। हमें तुम लोगों को पहले ये क्वेश्चन करो, इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है, तुम लोगों को तो कर ली होगी, मुझे ये है, इस बार का क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं देखती हूँ। इस बार का क्वेश्चन है, और हम देखे सुषमा का सही हुआ था, ये उसका क्वेश्चन मेरे पास है, हम देखे, हमको अच्छा लगे। चलो इसको अगले बार भी जो तुम लोगों को पढ़ाया था, सुषमा का ये वाला क्वेश्चन सही था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्यूचर मांग रहा था, पार्लियामेंट्री, बस कीवर्ड पकड़ो भाई, आंसर दे दो। ऑप्शन 2। तो आंसर आया ऑप्शन 2। आरसी तुम बताओ। 2 नंबर। गीता तुमको समझ में आया? बताओ, मैं तुमको बताऊंगी अगर नहीं समझ में आया तो। नहीं दी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलो आ मतलब जाओ, अभी ठीक है, देखो इधर, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री, अगर मैं स्पीड में कर रही हूँ तो बोलना थोड़ा, ठीक है, कि नहीं थोड़ा सोलो कराने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लोकसभा को ही लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। लोअर हाउस को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गवर्नमेंट होती है, फ्यूजन याद करो, यहाँ पे फ्यूजन होती है। क्या होती है? फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ पे होती है? देखो अभी हम ऊपर पढ़ाए भी, देखो कहाँ गया फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है पार्लियामेंट्री। एक एक की वर्ड याद करो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोकसभा या राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉमिनल हेड कहाँ होता है? प्रेसिडेंट जो है, नॉमिनल हेड कहाँ होगा? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, है ना। प्रेसिडेंट जो है ना नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है कहाँ पे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रियल हेड या लीडर कौन होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? हाँ सही बोली, लीडर या रियल हेड कौन होता है भाई? पीएम, है ना। कौन होगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम होंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा इसका फीचर हो गया। अच्छा यहाँ पे टर्म फिक्स नहीं होता है ना, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रेसिडेंट वाला में आ जाओ, प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? रियल हेड कौन होता है? रियल हेड प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट। कैसे इलेक्ट होगा? डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो फिक्स होता है,
ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्स, यहाँ पे नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, कलेक्टिव या किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। आ जाओ अब क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या बोला है यहाँ पर, देखो बोला क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या मांग रहा क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर बताओ। ठीक है, हम पढ़े पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही। हम पढ़े कि लोअर हाउस को ही लोकसभा बोलते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, सही। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है या रियल हेड होता है, सही। प्रेसिडेंट जो है रियल बॉस होता है, नहीं प्रेसिडेंट, ये तो ये तो प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर है ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होगा वो प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट होता है वो भी प्रेसिडेंटियल का फीचर है, वो तो किया। ठीक है, समझ में आया ना, इजी है। एक और क्वेश्चन है ना, हाँ अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो तब मुझे समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, नीचे ही हो गया। सॉल्व करने से तुम लोगों को क्या होगा कि माइंड ये हो जाएगा थोड़ा सा, मुझे लगा नीचे चला गया। 2025 का क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर मांग रहा है, तो जो तुम्हारा पार्लियामेंट्री का फीचर उसको हटा दो, प्रेसिडेंशियल का फीचर मांग रहा है, तुम लोग बना लोगे आराम से, है ना। ऑप्शन 3, ऑप्शन ए एंड बी 3 नंबर। 3 नंबर। गीता तुम समझो, समझ के मुझे बताओ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इसमें से कौन कौन सा फीचर है। दीदी एक तो है सेपरेशन ऑफ पावर तो है, हाँ, कि चेक एंड बैलेंस भी है, हाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ का हम अभी बताए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट्री में पार्लियामेंट्री का, फॉर्म हाँ ठीक है, भी पैनल। हाँ हाँ ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ फ्यूजन कहाँ मिलता है, फ्यूजन ऑफ पावर कहाँ होता है, पार्लियामेंट्री में होता है, तो ई भी हटा दो तुम, हाँ ई भी हटा दो तुम, सी भी हटा दो तुम, तो तुम्हारा आंसर सिर्फ ये बचा। ठीक है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड कहाँ होता है बताओ, नॉमिनल नाम का सिर्फ हेड कहाँ होता है, पार्लियामेंट्री, फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म में, अभी ना बताए। हाँ, नाम का हेड तुमको मिलेगा पार्लियामेंट्री में, लेकिन रियल हेड मिलेगा तुमको प्रेसिडेंट में, है ना। प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रियल हेड होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। इतना इजी क्वेश्चन है, ये छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो ये हो गया ना कंप्लीट। मैं आज सबका क्वेश्चन नहीं लाई समझाने के लिए, लाना चाहिए तभी समझ में आएगा तुम्हें। इन लोग चलो आरती लोग को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा। लक्ष्मी भी मेरे ख्याल से कर लेगी। चलो फेडरलिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, ये तुम लोगों को क्लियर है ना, तुम लोगों को क्लियर होगा, है ना, क्लियर है ना। ठीक है, चलो आते हैं फेडरलिज्म में। ठीक है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे, व्हाट इज द फेडरलिज्म। ऊपर एक पेज ऊपर या नीचे हो गया, कोई बात नहीं, पहले फेडरलिज्म चलेंगे। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which power of the sovereign authority is divided by the constitution between central and regional government या स्टेट गवर्नमेंट। सुनो फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहे हैं। फेडरलिज्म का मतलब जब पावर जब पावर जब पावर डिवाइड हो सेंटर, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर डिवाइड हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेडरलिज्म। ठीक है, जब पावर सेंटर, देखो किसी स्टेट में तुमको स्टेट को सेंटर बोलते हैं, कहीं प्रोविंस बोलते हैं, है ना, कहीं रीजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो जो भी बोलो कि पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट के बीच में जब इक्वल डिवाइड हो, बराबर बराबर डिवाइड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा, बोलो तो तुम लोग, किस फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, व्हाट इज द फेडरलिज्म। जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो पावर, हाँ तो उसी को बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, क्वेश्चन आई हुई है 2021 का क्वेश्चन, देखो 22-23 मुझे पूछा है फीचर, ठीक है, फीचर मैचिंग करने दिया था। बोले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, देखो जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या बोल रहा है, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन
यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया हो, बटा हो, डिवीजन किया हो, उसको ही फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। जब पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर बराबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? फेडरल के साथ यूनिटी भी आती है। जब पावर सेंटर को ना देकर सिर्फ जब पावर सेंटर भी है, रुक जाओ, सेंटर भी है और स्टेट भी है। अब पावर स्टेट को ना देके पावर सिर्फ सेंटर के पास है, ठीक है ना। सेंटर जब स्ट्रांग होगा, सेंटर को जब 100% पावर दे दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, पूरा पावर है, ठीक है ना। पावर आर कॉन्सेंट्रेट वन सिंगल ऑथोरिटी, पावर सिर्फ एक सिंगल ऑथोरिटी के पास है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है। पावर जब 50-50% बटा हुआ है, 50% पावर सेंटर को दिया हुआ है और 50% पावर स्टेट को दिया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन क्वाजी फेडरल क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। तुम लोग क्वेश्चन आएगा क्वाजी फेडरल क्या है। क्वाजी फेडरल उसको बोलते हैं जब पावर का डिवीजन बराबर ना हो। जैसे इंडिया में सेंटर है, ये समझो सेंटर है, ठीक है, और ये स्टेट है। इंडिया में सेंटर को पावर दिया गया है तुम्हारा 70% या 75%, ठीक है, और स्टेट को पावर दिया गया 30%। देख लो पावर का डिवीजन बराबर नहीं है, पावर का डिवीजन बराबर नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरल। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब जब ऑथोरिटी एक पावर जो है ना सिर्फ एक सिंगल ऑथोरिटी के पास है। अगर तुमको कोई बोले कि कंपैरिजन करो यूनिटरी गवर्नमेंट, क्वाजी फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होगा कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जब पावर का डिवीजन सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल इक्वल किया जाता है, तो उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट उसको बोलते हैं जब जब पावर किसी एक सिंगल ऑथोरिटी के पास है, तो उसको हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। क्वाजी फेडरल किसको बोलते हैं? जब पावर जो है, देखो द फीचर ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल, ये दोनों का मिला के, क्वाजी में दोनों का फीचर मिला के होता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या बोल रहा है कि जब सेंटर इन्फ्लुएंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, सेंटर स्ट्रांग होगा, देख लो यहाँ सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट को भी कुछ पावर दिया जाएगा, स्टेट के ऊपर भी कुछ पावर होगा, ठीक है, स्टेट को भी 30% पावर दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरल। ठीक है, फेडरलिज्म नहीं बोल सकते, क्वाजी फेडरल बोलेंगे। समझ में आ गया। सेंट्रल स्ट्रांग है, स्टेट को भी पावर दिया गया लेकिन सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया। यहाँ पे सेंटर, क्वाजी फेडरल में सेंटर स्ट्रांग होता है, स्टेट उसके सामने वीक होता है, लेकिन स्टेट को भी पावर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। 3 चीज मुझे बताओ पहले। इंडिया का फेडरलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये ना, ठीक है, चलो। यहाँ पे वही फेडरलिज्म का ही डिफिनेशन है जो ऊपर लिखा हुआ था, तो तभी मैं पढ़ा दिया। अब ये पढ़ते हैं। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम लिया गया है, क्वेश्चन आता है कहाँ से लिया गया है, ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, इंडिया का जो मॉडल बेस है वो किस पे बेस है? कैनेडियन मॉडल पे बेस है। ठीक है, इंडिया फेडरलिज्म एक यूनिक टाइप फेडरलिज्म, इंडिया में एक यूनिक टाइप का फेडरलिज्म है। यहाँ पे आपको फेडरल फीचर भी मिलेगा, यूनिटी फीचर भी मिलेगा, मतलब दोनों से मिला मिला के फीचर लिया है। इंडिया में क्वाजी फेडरल सिस्टम है या सेमी फेडरल बोल सकते हो। तो इंडिया में क्वाजी फेडरल स्टेट है या क्वाजी फेडरल सिस्टम है। इन ए क्वाजी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर हैज मोर पावर देन स्टेट। अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द क्वाजी फेडरल सिस्टम या व्हाट इज द क्वाजी फेडरलिज्म, तो तुम्हारा आंसर होगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर हैज मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टेट। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है स्टेट से, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी फेडरल। समझ में आ गया? समझ में आ गया 3 का भी डिफिनेशन। और इंडिया का फेडरलिज्म कौन से मॉडल पे है? कैनेडियन मॉडल पे है। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग फेडरल क्यों नहीं रखे? ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग फेडरल क्यों नहीं रखे। भीमराव अम्बेडकर जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो इंडिया को फेडरलिज्म क्यों क्यों नहीं उन्होंने इंडिया को फेडरल बनाया, क्यों क्वाजी फेडरल बनाया? आओ पढ़ते हैं। Constitutions of India, federal system of government. India frame choose to adopt federal system due to
The large size of the country, a federal system help efficiently govern vast and geographical diverse nation. उन्होंने उन्होंने चाहते तो वो यूनिटरी सिस्टम भी रख सकते थे, वो क्वाजी फेडरल क्यों रखे? उनका वजह था, वो दोनों फीचर को इसलिए रखे कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, पॉपुलेशन लार्ज है, और अगर हम स्टेट को भी उतना ही पावर दे देंगे जितना सेंटर को देंगे, तो कल होकर स्टेट बोलेगा मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, ठीक है, कल होकर स्टेट क्या बोलेगा, मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है। ये तो गलत बात है, लार्ज कंट्री है ना, जोग्राफिकल डाइवर्स नेशंस है, ये हो सकता था। लेकिन हम लोग को फेड यूनिटी भी नहीं रख सकते क्योंकि सेंटर फिर डिक्टेटर बन जाएगा। तो कुछ ऐसा फीचर चाहिए, अगर हम लोग को पावर बराबर दे दे रहे सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो स्टेट में अभी तुम देखी होगी यूपी में कितना पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हो सके यूपी ही कल खड़ा होकर बोले, क्योंकि पावर बराबर है, बोलेगा हमको अपना अलग इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता इंसान, है ना, उतना पॉपुलेशन है उसका। अच्छा ठीक है, तो क्या करें, अगर हम सेंटर को ही खूब 100% पावर दे दे तो सेंटर डिक्टेटर बन जाएगा, फिर स्टेट को कुछ नहीं। तो कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब इन्होंने बोला कि हम कॉज ही रखें, हम मोर देन पावर देंगे सेंटर को और लेस पावर देंगे स्टेट को, ठीक है। सोशो कल्चर डाइवर्सिटी, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क द एकोमोडेट इंडिया रिच कल्चर लैंग्विस्टिक सोशल वैरायटी, जबकि मेंटेन यूनिटी, एक यूनिटी मेंटेन करना था उनको, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, सोशल वैरायटी बहुत है ना, तो अगर हम स्टेट को पावरफुल दे दिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दिए, ठीक है, कि मतलब सेंटर के बराबर पावर दे दे रहे स्टेट को और सेंटर को बराबर पावर दे दिए, तो एक स्टेट में जैसे आ जाओ बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत लैंग्वेज के लोग हैं, अभी मेरे क्लास में ही हम लोग 3 तरह के लोग हैं, उर्दू भी बोलते हैं हम लोग, सुषमा हिंदी, और गीता हो गया बंगाली, हो गया ना मल्टीकल्चर, और आरती उर्दू, लक्ष्मी हिंदी, ठीक है, और अंजलि भी हिंदी मीडियम, और आफिन भी उर्दू, ठीक है, तो देखो हो गया डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, हो गया ना। तो बोला कि एक स्टेट में अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है ना, डाइवर्सिटी है, तो हो सके जब वो स्टेट पावरफुल होगा तो वो डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाए, वो अपने ही कल्चर को सिर्फ इम्पोर्टेंट देगा, अपने ही लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट देगा, दूसरे को फिर ही करेगा, क्योंकि अगर ये कोई स्टेट चाहेगा भी कि हमको माइनॉरिटी को झुकाना है, तो उसको सेंटर है, वो सेंटर ऊपर बैठा हुआ, वो पूरा डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इस वजह से भीमराव अम्बेडकर इंडिया का कल्चर, है ना, रिच कल्चर, लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशल वैरायटी देखकर उन्होंने क्वाजी फेडरल चुना था इंडिया का। फेडरलिज्म भी जरूरी था, याद रखो, अगर हम फेडरल भी नहीं रखेंगे, खाली सेंटर को पावर दे देंगे, तो सेंटर तो फिर डिक्टेटर बन जाएगा, तो स्टेट पे अपना रूल थोपेगा, वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा पीस हुआ। इन्होंने इन्होंने लिखा है आर्टिकल 1 में इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, इन्होंने ये नहीं बोला क्यों यूनियन को प्रेफर किया, क्यों फेडरलिज्म को नहीं प्रेफर किया, क्यों, ये ऐसे भी बोल सकते थे कि इंडिया एज ए फेडरल ऑफ द स्टेट, है ना, मतलब ऐसे बोल सकते थे ना कि ये इंडिया जो है बहुत सारे फेडरेशन से मिलके बना है, इंडिया का जो स्टेट है बहुत सारे फेडरेशन से मिलके बना है, ऐसे भी, लेकिन इन्होंने लिखा कि इंडिया का जो स्टेट है यूनिटी से मिलके बना, क्यों, द फेडरेशन इज नॉट मेंशन एनीवेयर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड तुमको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, देखो याद करो, आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया जो है यूनियन ऑफ द स्टेट। अब बता इसका मतलब क्या है, इंडिया का जो स्टेट है ना वो मिलकर बनी, यूनिटी से, यूनियन से मिलके बनी है, यूनियन से मिलके बनी है, किससे मिलके बनी है, यूनियन से मिलके स्टेट बनी है। तो इस स्टेट को कोई, इस यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता, इस स्टेट को कोई तोड़, कल कोई स्टेट तोड़ के ये नहीं बोल सकती है कि मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, नहीं बोल सकती है, क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट है, सब मिलकर बना है, सब एक यूनिटी से यूनियन से मिलकर बना है ना, तो ये सब एक यूनियन से मिलके बना है, तो कोई स्टेट कल आके नहीं बोल सकता है कि हमको टूट के इंडिया से अलग होना है, इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग हैं, जैसे तो डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग डाइवर्सिटी है ना, जैसे ये भी एक बात है कि हो सके तमिल लैंग्वेज वाले बोलेंगे कि हमको अलग अपने कंट्री चाहिए क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज अलग है ना, नहीं नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इंडिया पूरा एक यूनिटी से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी यूनियन, अभी हम पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि इंडिया में किस तरह का फेडरलिज्म है, बोला इंडिया में
इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी यूनियन ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब हम बताएंगे। कहने का मतलब है कि दो तरह का चीज होता है, बता रही हूँ। इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। इंडिया का जो स्टेट अमेरिका है ना, अमेरिका में तुमको इंडिस्ट्रक्टेबल मिलेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं समझाऊंगी, तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इधर आओ, इंडिस्ट्रक्टेबल डिस्ट्रक्टेबल वर्ड कहाँ गया, वहां से तुम लोग अच्छे समझ जाओगे। हाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो, एक चीज देखो, यूके में 50 स्टेट है, ठीक है। ये सारा स्टेट पहले अलग 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 था, वार वगैरह हो रहा था। सारा स्टेट आपस में आके बोला चलो हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट मिल करके सब हम लोग एक स्टेट बन जाते हैं। स्टेट बन जाएंगे तो फिर हम लोग पे कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये एग्रीमेंट से बना है। क्या बना है? एग्रीमेंट से बना है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिया में इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यूनियन कभी भी टूट सकती है, स्टेट कभी भी टूट सकती है, ठीक है, तोड़ा जा सकता है। यूएसए में ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, क्योंकि ये एग्रीमेंट से बनी है ना, तो यहाँ पे स्टेट स्टेट टूटेगी तो यूनियन भी टूट जाएगी। तो कभी भी स्टेट टूट सकती है, कभी भी 51 स्टेट में 50 में से स्टेट आके बोल सकती है कि हम जा रहे भाई, हमको नहीं रहना, एग्रीमेंट हम खत्म कर रहे हैं, है ना, बोल सकती है, एग्रीमेंट तोड़ सकती है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। यूनियन तो टूट जा सकती है लेकिन स्टेट नहीं टूट सकती है। इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, स्टेट को तो, सेंटर को तो यूनियन को तो तोड़ा जा सकता है लेकिन स्टेट को नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि स्टेट जो है, स्टेट नहीं बोल सकता है आके कि हमको अलग होना है, क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट है ना, बहुत सारी यूनियन से मिलकर एक स्टेट बनी, ठीक है। तो इंडिया में यूनियन टूट सकती है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। एक मिनट, मैं गलत बोल रही हूँ क्या, उल्टा बोल दी। इंडिस्ट्रक्टेबल टूटना नहीं होता है ना, रुक जाओ एक मिनट, मैं भी कंफ्यूज हो गई दोनों के बीच में। डिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है बर्बाद कर देना, खत्म कर देना। तो स्टेट, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द स्टेट, ये क्या बोली, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यहाँ तो ठीक है कि यहाँ पर इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। स्टेट को ना तो यूनियन को तोड़ सकते ना स्टेट को तोड़ सकते यूएस में, क्योंकि बराबर बराबर पावर दिया हुआ है। यहाँ पे यूनियन को नहीं तोड़ सकते, स्टेट को तोड़ सकते, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट हो सकता है। ये कैसे है? रुक जाओ, ये वाला वर्ड से समझो, अपनी समझ में आ जाएगा। देखो, मैं ऊपर वाला समझ में आ गया ना, ऊपर वाला समझो, उसके बाद में वो वाला वर्ड समझा रही हूँ। यहाँ तक का समझ गई, जो तुम लोगों को समझा दिए। अब तुम लोगों को जो याद करना है वो यहाँ पे आ जाओ, मैं ये वाले भी बताऊंगी। पहले ये वाला समझो, उसके बाद वो समझाएंगे। ये वाला समझ जाएगी ना तो तुम लोग वो भी समझ जाओगे। इसका मतलब क्या है, देखो, फेडरलिज्म दो तरह का होता है, अभी हम पढ़ाए ना। इंडिया में क्या है, सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट कमजोर, इतने याद रखना, ठीक है। वीक है, इंडिया में यूनियन ऑफ द स्टेट है, ना कि फेडरेशन का मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है ना। ये वर्ड समझो तब वो अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाओ, बोला कि फेडरेशन दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन, एक होती है कमिंग टूगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा रही हूँ। फेडरेशन को पकड़ के रखना, है ना, पकड़ के रखना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को पकड़ के रखना। तो ये इंडिया स्पेन बेल्जियम में तुमको मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है, एग्जाम में PYQ क्वेश्चन है, आता भी है तुम्हारा, ठीक है। कमिंग टूगेदर फेडरेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फेडरेशन यूनियन है, यूनियन एक दूसरे को पकड़ कर, एक दूसरे से पकड़ कर, है ना, सब एक दूसरे से पकड़ कर फेडरेशन बना है। लेकिन यहाँ पे सब आए हैं, आकर बने, कमिंग टूगेदर। यूएसए में ऑस्ट्रेलिया क्या बोला, एग्रीमेंट, पहले 50 कंट्री एग्रीमेंट बनाकर स्टेट बनी है, तो यहाँ पे सब आए हैं, आकर मिलकर आपस में बनाए हैं, है ना। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म तुमको कहाँ पे मिलेगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन आया तुम्हारा यूएसए का कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है, यूएसए में है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है, इंडिया में है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब है, इन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इज सॉवरेन यूनिटी डिसाइड हैज अ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट या प्रोविंस एंड द नेशनल गवर्नमेंट। सब आकर अपने, है ना, डिसाइड से यूनिटी बनाकर बने हैं,
ठीक है। इस टाइप का गवर्नमेंट में, इस टाइप का फेडरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल जो होता है वो मोर पावरफुल होता है स्टेट से, जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। ये इंडिया, स्पेन और बेल्जियम में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट आकर आपस में मिले हैं और मिलकर लार्ज यूनिट ऑफ फेडरेशन बनाए हैं। हम क्या बोले कि अमेरिका में पहले जितनी भी स्टेट थी ना, ठीक है, जितनी भी स्टेट थी ना अमेरिका में, वो सब अलग 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 थी। तो को अब अलग अलग थी तो वो लोग वीक थी, कोई भी किसी पे अटैक कर देता तो वो लोग आपस में आके मिलके बोले कि क्यों ना हम लोग आपस में मिलकर एक स्टेट बना लेते हैं। ऐसे हम लोग स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो सब आपस में आते हैं, देखो सब कमिंग होते हैं, कमिंग होकर मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, इसलिए यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इसलिए यहाँ पे सबको पावर बराबर दिया जाएगा क्योंकि सब आकर मिले हैं ना, यहाँ कोई किसी को बनाया नहीं है। और यहाँ पे तो बनाया गया ना स्टेट को, और यहाँ पे तो स्टेट को बनाया गया है कि ये यूपी रहेगा, ये वेस्ट बंगाल, इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पे तो पहले से वो लोग अलग अलग थे, आकर मिले हैं, तो इसलिए यहाँ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। जब आके मिले हैं, सारे का पावर बराबर है, सबको सबको पावर भी बराबर बराबर देंगे, तो यूएस में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है। अभी हम इसका मतलब समझा रहे हैं, रुक जाओ, आ जाओ, ओहो, ऊपर जाओ, आ जाओ। अब देखो ये वाला पेज, वो वाला ऊपर वाला पेज समझ लेना, लेकिन ये पेज तुम लोग को याद करना है। क्वेश्चन पूछेगा कि यूएस में किस टाइप का फेडरलिज्म होता है, कमिंग टू फेडरलिज्म, ठीक है। यूएस में इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। क्योंकि पावर बराबर है, 50% पावर इसको दिया हुआ है, 50% पावर इसको दिया हुआ है। ना तो हम यूनियन को तोड़ सकते हैं ना तो स्टेट को, क्योंकि पावर बराबर बराबर है ना। यहाँ पे सारे लोग आकर मिलकर पावर, सब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, 50 कंट्री आकर मिलकर स्टेट बना है, यूएसए बना है ना। तो 50 कंट्री को हमको बराबर बराबर पावर देना होगा। अगर सबको देख, तुम पढ़ी होगी, हमें तुम लोग को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का पढ़ाए थे कि किस तरह से, सेनेट का भी पढ़ाए थे किस तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इस तरह से, है ना। 100 तुम्हारा मेंबर होते हैं, ऐसे करके सबको बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि सब आकर आपस में मिल के बने हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे ना तो स्टेट यूनियन को हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और ना ही स्टेट को तोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्योंकि पावर बराबर बराबर है। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर क्या है कि यहाँ पे सबको एक जगह लाकर बनाया गया है, होल्ड करके सबको एक दूसरे में, एक यूनियन में प्रो दिया है, एक यूनियन में प्रो दिया है, इस तरह से होल्ड कर दिया एक चीज में। यहाँ पे यूनियन को तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट को हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टेट का पावर कम है, ठीक है। आप समझ में आया? ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन कहाँ पर तुमको मिलेगा अगर पूछा जाए तो इंडिया में मिलेगा। होल्डिंग टुगेदर कहाँ मिलेगा भाई? इंडिया में मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा? अब आ जाओ, अब हम देखेंगे जब इंडिया का फेडरल, यूएस का फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, रिजिड मिलेगा, रिजिड। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो फ्लैक्सिबिलिटी और रिजिड दोनों देखो यहाँ पे दो सुनो, जहाँ पे फेडरलिज्म होगा ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना इजी नहीं है, तुमको पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना, बहुत ही लेंदी होगा। लेकिन इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या है, क्वाजी फेडरल है ना, क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब क्या कि हम लोग थोड़ा सेंटर से भी यूनिटरी फीचर भी लिए हैं और थोड़ा सा हम लोग यूएस से भी फीचर लिए हैं। हम लोग का मिला जुला वाला फेडरलिज्म है, सेंटर स्ट्रांग है ना, स्टेट वीक है, ठीक है। तो हम लोग का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कुछ ऐसे जिसको हम लोग बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी तरीका से चेंज कर सकते हैं। यूएसए में जो फेडरलिज्म उसको हम लोग बोलते हैं प्योर फेडरलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्योर फेडरलिज्म कहाँ होता है? यूएस में। यहाँ पे 100% फेडरलिज्म है। लेकिन इंडिया में जो फेडरलिज्म है ना वो क्वाजी फेडरलिज्म है, ठीक है। यहाँ पर तुमको यूएसए में मिलेगा तुमको जो फेडरलिज्म में ड्यूअल सिटीजनशिप, इसका फीचर क्या है कि तुमको ड्यूअल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा। तुमको ओवरऑल क्या याद करना मैं बता दे रही हूँ, रुक जाओ तुम लोगों को, अभी ये भी पढ़ाएंगे, पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। देखो भाई, मुझे तुम लोग पहले बताओ एक चीज कि फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? व्हाट इज द फेडरलिज्म? Power divided into center and state. A system of government where power is a divided center and state, जहाँ पे पावर सेंटर स्टेट के बीच में बराबर बराबर डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियनिस्टिक फेडरलिज्म बोलते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं बताओ?
जहाँ पावर डिवाइडेड ना हो, जहाँ पे जहाँ पावर सेंटर के पास ही हो, वन सिर्फ सिंगल ऑथोरिटी हो, हाँ बस पावर डिवाइड ना हो, ठीक है, इसको हो गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि क्वाजी फेडरल किसको बोलते हैं? क्वाजी फेडरल जहाँ पे पावर डिवाइड हो, डिवीजन हो नाम का, लेकिन सेंटर वहाँ नहीं, ज्यादा स्ट्रांग रहता है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे पावर, जहाँ पे सुनो, जहाँ पे सेंटर सेंटर इज मोर पावर देन स्टेट। एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ सेंटर के पास पावर ज्यादा हो, किससे? स्टेट से। ओके, सेंटर इज मोर पावर देन स्टेट, सेंटर मोर पावरफुल है स्टेट से। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया कि जब पावर का इक्वल इक्वल डिवीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। जब पावर का 100% डिवीजन है, एक ही आदमी को दिया गया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वाजी फेडरल किसको बोलेंगे हम लोग? जहाँ पे सेंटर को 70% पावर दिया गया और स्टेट को 30%, यानी सेंटर को ज्यादा पावरफुल दिया गया है और स्टेट को कम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा क्वाजी फेडरल। इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, ठीक है? इतना समझ में आ गया? जाओ, अभी मैं सब कराऊंगी, वो अलग चीज। कहीं पे जगह नहीं मिल रहा तुम सब करवाओ, ऊपर ही देखती हूँ, मिटा भी नहीं रहा ना, यहाँ पे कराती हूँ। चलो आ जाओ। मुझे बताना, तुम लोग, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, गीता तुम भी बताना मुझे। मैं पूछ रही हूँ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ है? कमिंग, यूएसए में। सब आकर मिलकर क्या करते हैं? फेडरलिज्म बनाते हैं। कमिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ? तुम लोग सॉल्व भी की होगी, पी बाई क्यू है ना, हम करवाए भी तुम लोगों को। कमिंग टुगेदर, रुक जाओ एक मिनट, जी होगा, GETHER, गेदर फेडरलिज्म। मुझे बताओ कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट कहाँ होता है? इंडिया, इंडिया में। हाँ, जहाँ पे हम लोग यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन के पास क्या है? ज्यादा पावर है ना? हाँ, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ठीक है। और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट को डिस्ट्रक्टेबल कर सकते हैं, इस तरह का फ्यूचर कहाँ पाया जाता है? तुम्हारा इंडिया में, ठीक है। अब बताओ मुझे, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूनियन और इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ये मैं यहाँ पे सही लिख रही हूँ कि गलत लिख रही हूँ? सही है ना? हाँ, ये हाँ, ना तो स्टेट को हमको तोड़ सकते हैं, ना ही सेंटर को, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर कहाँ पे आएगा? होल्डिंग टुगेदर यूएसए, नए आरसी, इंडिया ना, कमिंग टुगेदर आ गया यहाँ, तो होल्डिंग यहाँ आएगा ना। ओ हाँ हाँ हाँ, होल्डिंग टुगेदर इंडिया। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब क्या? स्टेट सारा यूनियन से मिल के बनी, इसको पकड़ के बनाया गया। होल्डिंग, सब होल्ड एक चीज पे, यूनियन पे होल्ड है ना। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर इंडिया, फेडरलिज्म, हाँ, ठीक है। अच्छा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए। हाँ, और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहाँ मिलेगा? इंडिया। प्योर फेडरलिज्म तुमको कहाँ देखने को मिलता है? प्योर, यूएसए। जहाँ पे पावर डिवाइड पूरा है उसको प्योर फेडरलिज्म बोलेंगे, या फेडरलिज्म। अच्छा, इंडिया में किस टाइप का फेडरलिज्म पाया जाता है बताओ तो मुझे? क्वासी फेडरल, क्वाजी, क्योंकि क्वासी फेडरल। हाँ, क्वाजी फेडरल। चलो, समझ में आया? बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगी। गीता तुमको समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी ना, चलो, इससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन कर लाऊंगी, ठीक है, कल तो नहीं होगा क्लास, ठीक है।
ईद के लिए मैं तुम लोगों को छुट्टी दूंगी, ठीक है। अब ट्यूसडे से क्लास होगा, मतलब कल भी ईद हो सकता है हम लोगों का, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी कल भी होने का, तो इसे कल छुट्टी रहेगी, फिर परसों तरसों। सैटरडे। हाँ, ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट रहेगी, ठीक है, ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट रहेगी, ठीक है। आज क्लास लास्ट है, उसके बाद देखो जितना हम करवाए हैं गीता, सब रिवीजन करो, सब याद करो, क्योंकि मैं इतना से ही टेस्ट लूंगी, जितना मैं करवाई हूँ ना। पेपर आयर का कर लो ना तुम लोग, आयर का कर लेना, मैं आयर का टेस्ट लूंगी, ठीक है। और टेस्ट में लूंगी तो चेक भी करूंगी, इस बार टेस्ट लूंगी, सबको टेस्ट देना जरूरी है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे बोला तुम लोग को याद नहीं करना, सिर्फ तुमको रेड वाला याद करना है कि यूएस में सिमेट्रिक फेडरलिज्म है और इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। तो अब तुम पूछोगे कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये मान लो इसको बराबर बराबर डिवाइड करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको बराबर डिवाइड कर रही हूँ, बराबर हुई है, देखो तो लग रही बराबर मुझसे हुआ नहीं, लेकिन बराबर नहीं लग रही, इधर मोटा पतला हो गया। आई थिंक अब हो गई, ठीक है ना। देखो भाई, जब बराबर बराबर डिवाइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल लाइन, ऐसा हम लोग मैथ में बनाए थे, है ना। तो यूएसए में जो फेडरलिज्म है ना, वो सिमेट्रिक फेडरलिज्म, क्यों? क्योंकि वो पावर को बराबर बराबर डिवाइड करती है। 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट को बराबर बराबर पावर मिला हो। इंडिया में अगर हम बोलेंगे कि चलो लाइन इसी तरह इसको ये करो, तो इस तरह से है इंडिया में फेडरलिज्म, है ना। सेंटर स्ट्रांग है, देखो बराबर लाइन नहीं, इधर वाला ज्यादा इधर वाला कम, और ये स्टेट। तो इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, और इस तरह के लैंड को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल लैंड, है ना, जो बराबर बराबर डिवाइड ना हो, जैसे ये वहां पे नहीं हो, चलो आ जाओ, ये बराबर डिवाइड नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल लैंड, है ना। एसिमेट्रिकल लैंड में बराबर बराबर डिवाइड नहीं होती है ना। यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है, और सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट जो है वो वीक है। तो इंडिया में एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होती है और यूएस में सिमेट्रिकल फेडरलिज्म होती है, बस इतना याद करना। कहाँ कहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, यूएस में तुमको फेडरल गवर्नमेंट मिलेगा, स्विट्जरलैंड में भी फेडरल गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया में भी तुमको प्योर फेडरल बोलेगा फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया में तुमको क्वाजी मिलेगा, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट तुमको कहाँ कहाँ देखने को, यूनिटरी ये पीवाई की क्वेश्चन है ये। यूनिटी गवर्नमेंट तुमको ब्रिटेन में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, क्वेश्चन आया हुआ है कि एपीएससी वगैरह में भी पूछता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के में से कौन सा एक कंट्री एग्जांपल है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। क्वाजी फेडरल कहाँ पाया जाता है, इंडिया में। फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हम एक चीज पढ़ेंगे, हमको इंडिया का फेडरलिज्म का फीचर पढ़ना है ना। पहले हम पढ़े व्हाट इज अ फेडरलिज्म, ठीक है। फिर पढ़े टाइप ऑफ व्हाट इज अ फेडरलिज्म पढ़े, है ना। फेडरलिज्म के अंदर यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़े, फिर क्वाजी फेडरल पढ़े, फिर टाइप पढ़े, टाइप पढ़े डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ऐसे करके पढ़े, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है इंडिया का फ्यूचर, कि इंडिया में क्या क्या, इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट होती है। इंडिया में जो है ना, इंडिया में तुम्हारा क्वाजी फेडरल सिस्टम है। सेंट्रल स्ट्रॉन्ग, सेंट्रल जो होता है इन्फ्लुएंस ऑन द पावर, सेंट्रल का इन्फ्लुएंस पावर, इस पावर सेंट्रल को ज्यादा पावर होता है स्टेट के कंपेरिजन, ठीक है। तो क्या फीचर क्या है इंडिया में, अब हम लोग देखेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे ये फेडरलिज्म का फीचर दिया हुआ है, जिस कंट्री में फेडरलिज्म होगी वो वहां का फीचर है, ठीक है ना। तो यूएस में ऐसा फीचर होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा यूनिटरी फीचर है, जिस कंट्री में यूनिटरी गवर्नमेंट होगी वो वहां का है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट हम लोग कहाँ पढ़े, यूके में यूनिटरी गवर्नमेंट है। और इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो इन दोनों से ही बोरो किया है, ठीक है ना। आ जाओ। तो बोल रहा है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है दोनों से ही लिया गया, थोड़ा थोड़ा देखो। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, ये बात बताओ मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा, हाँ। तो एक तो ये फीचर है इंडिया में, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया
ये चीजें को यहाँ से ले लिया, सुपरमेसी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का फेडरलिज्म में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। क्या इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है? वो डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे अलग सिस्टम बोल रहा है ना, ये छोड़ देते थे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो, इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, ये इंडिया का ही फेडरल, ए सॉरी सॉरी, मैं, ये इंडिया का ही फीचर, मुझे दिख ही नहीं रहा ठीक से। ये इंडिया का ही फीचर दिया हुआ है पूरा, ठीक है, कि इंडिया में क्या क्या है। और ये तुम्हारा इसका दिया हुआ है, यूनिटरी का। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ यूएस का फीचर लिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ से मैं कराती हूँ, ठीक है, ये छोड़ दो, यहाँ से सेम ही बात लिखा हुआ है यहाँ पर भी, यहाँ पे आ जाओ। ये तुम्हारा यूएस का फीचर है, ये यूएसए का फीचर है, और ये तुम्हारा यूके का फीचर है। यूएसए में किस टाइप का फेडरलिज्म होता है, फेडरल, और यूके में कैसा है, यूनिटरी। इंडिया दोनों जगह से क्या किया है, अपना उधार लिया है ना, बोरो किया दोनों जगह से। तो यहाँ पे बता दो कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, हाँ है, यस, इंडिया यहाँ से लिया है, खाली यस लिखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में द सुप्रीम, ये इंडिया में नहीं है, हटा दो। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ये देखो, इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, बताओ है कि नहीं, हाँ। तो इंडिया यहाँ से फीचर लिया, यहाँ से भी फीचर लिया, यानी ये फेडरल वाला फीचर इंडिया में लिया। इंडिया में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करो, इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इंडिया में अनरिटेन नहीं, ये नहीं है इंडिया में, ये इंडिया ने क्या किया, ये फेडरल वाला फीचर इंडिया में लिया, ठीक है, ये लिया। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। यूनिटरी गवर्नमेंट में जो होता है ना, फ्लैक्सिबल होता है, फ्लैक्सिबल, हर चीज तुम किसी भी, ब्रिटेन में हर चीज को इजीली तुम चेंज कर सकती हो, ठीक है। जबकि यूएस में क्या है, फेडरलिज्म प्योर है, या फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बताओ इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों है, इंडिया में फ्लैक्सिबिलिटी भी है, इंडिया में रिजिड भी है। तो इंडिया ने क्या किया, ये दोनों को फीचर लिया है ना। अच्छे, तो इंडिया ये दोनों फीचर लिया। इंडिया में बाइक कैमरल लेजिस्लेशन है, बताओ पहले, बताओ। हाँ, तो इंडिया ने फेडरल सिस्टम से बाइक कैमरा लिया, ठीक है ना। इंडिया में इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, यहाँ से लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये सब फीचर इंडिया यहाँ से लिया। ये सब तुम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन हम अभी इंडिया का फीचर पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। अब एक चीज और पढ़ो, फेडरलिज्म में चलने का दो रास्ता है, एक को बोलते इंटीग्रेशन और एक को बोलते डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, मैं बता रही हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब यूनिटी होता है, सबको एक जगह रखना, कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे यूनियन स्ट्रांग होगा। ए बाबा, मैं उल्टा सीधा क्यों करा रही हूँ, ये है डिसइंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन अलग है, कमिंग टूगेदर आ जाओ, जहाँ पे स्टेट ए बिग स्ट्रॉन्ग सेट है। कमिंग टूगेदर मतलब क्या होता है, सब स्टेट आकर, इंडिपेंडेंट स्टेट आकर एक इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, यूनिटी, ठीक है, यूनिटी। मुझे रोजा लग गया है थोड़ा सा, ये हो रहा है। इंटीग्रेशन का अगर तुम मीनिंग देखोगे तो यूनिटी। तो यहाँ पे क्या बोला कि ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट, कितना इंडिपेंडेंट स्टेट, 50 स्टेट। यूएस में कितना स्टेट है, 50 स्टेट। 50 स्टेट आते हैं, आके बोलते चलो हम लोग मिलके एक बड़ा, और एक बड़ा यूनियन स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तुमको यहाँ पे कुछ याद नहीं करना, कुछ भी नहीं देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दी हूँ, देखो नीचे लिखा हुआ है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि यूएस में 50 स्टेट है ना, पहले 13 स्टेट मिलके यूएस बनती है, अभी एक्सपेंड होके तुम्हारा 50 स्टेट हो गया। स्टार्टिंग में यूएस में 13 स्टेट आकर एक स्टेट बनती है। ये 13 स्टेट अलग अलग कंट्री रहती है और वीक होती है, इसे सब बोलते हैं क्यों ना हम लोग आके आपस में मिल जाए, मिल के एक स्टेट बन जाती है यूएसए। और अभी 50 स्टेट है, ठीक है। यूएस में इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन फेडरलिज्म होता है। अगर तुमसे पूछे कि इंटीग्रेशन फेडरलिज्म या इंटीग्रेशन कहाँ होता है, तो यूएस में। डिसइंटीग्रेशन कहाँ पर है, डिसइंटीग्रेशन तुमको इंडिया में मिलेगा और कनाडा में मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। तो कनाडा में तुमको डिसइंटीग्रेशन फेडरलिज्म मिलेगा, जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग है ना, सेंटर स्ट्रांग है और स्टेट जो है वीक है, ठीक है। तो इंडिया में भी डिसइंटीग्रेशन मिलेगा और कनाडा में भी तुमको डिसइंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं याद करना, बस खाली इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कहाँ मिलता है वो, बाकी हम इंडिया का फीचर अभी पढ़ेंगे, ठीक है।
इंडिया का फेडरलिज्म का फीचर पढ़ेंगे। तुमको बस सीधा साधा खाली पढ़ना है, जो रेड वाला है वही याद करना है, ये भी नहीं याद करना है, ये भी नहीं याद करना है, ये मैं समझाने के लिए लाई थी, ठीक है ना। जो सिर्फ याद करना है तुम लोगों को मैं बता दे रही हूँ। हाँ, ये वाला तुमको चार्ट याद करना है, ये रेड इसमें से याद करना है, ठीक है, ये रेड पूरा याद करना है, यहाँ पे जो रेड है वो याद करना है, बाकी यहाँ पे जो रेड है वो याद करना है, ठीक है। कि क्यों नहीं बनाए लार्ज इंडिया में फेडरलिज्म जो है, क्यों लाया गया, क्यों उसको ऐसे सेंटर को पूरा पावर नहीं दे दिया गया, क्योंकि लार्ज साइज ऑफ द कंट्री है, सोशो कल्चर डाइवर्सिटी है, इस वजह से फेडरलिज्म चाहिए भी था, फेडरलिज्म नहीं भी चाहिए था, मतलब प्योर फेडरलिज्म नहीं चाहिए था, है ना। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, ये सब तुम लोगों को याद करना है, सिर्फ रेड वाला ही याद करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। बस इतनी से तो याद करना, ज्यादा है नहीं याद करना तुम लोगों को। आरती लोगों को तो याद होगा, लेकिन गीता को बोल रही हूँ। अब जो है यहाँ पे आ जाओ, इंडिया का पढ़ेंगे। बोला कि इंडिया का फेडरल का मॉडल क्या है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फेडरल सिस्टम का मॉडल किस पे बेस्ड है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। इंडिया में डुअल गवर्नमेंट होती है, डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या, सेंटर और स्टेट। प्राइम मिनिस्टर और वो वाला नहीं समझना, यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और स्टेट दोनों होती है। और 7 शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन होगा, है ना। तुम देखी होगी स्टेट लिस्ट होता है ना, स्टेट लिस्ट होता है, फिर सेंट्रल लिस्ट होता है, और एक बार क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट पे स्टेट का पावर होता है, सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर का पावर होता है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों का पावर होता है, ठीक है। तो इस तरह इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है। इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर जो है इक्वल नहीं है पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन मोर पावर। पावर को डिवीजन किया गया है सेंट्रल स्टेट के बीच में, लेकिन सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। इंडिया में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में पावर का डिवीजन किया गया है, कैसे ये याद कर लो, ये एग्जाम में आया भी था तुम्हारा। देखो किस तरह पावर को डिवाइड किया गया है इंडिया में, डिवीजन ऑफ पावर किस तरह किया गया है। 7 शेड्यूल में देखो भाई, 7 शेड्यूल में लिखा गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर या लिस्ट के बारे में, लिस्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर को कैसे डिवाइड किया गया है, इस तरह से। यूनियन स्टार्टिंग में जब आया था तो बोला गया कि 98 सब्जेक्ट पर यूनियन लिस्ट काम करेगी। कितना, 98 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में बोला था, 98 सब्जेक्ट पर लिस्ट काम करेगी। ये क्वेश्चन इसमें से आया था, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये नहीं, सॉरी, अभी अभी प्रेजेंट स्टार्टिंग वाला ये है। अभी कितना काम करेगी, 98। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को 98 सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे काम करेगी। ओरिजिनली जब आया था तो कितना था, 97 था, ठीक है, 97 हो गया। स्टेट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट पे कितना स्टेट काम करेगा, तो स्टेट लिस्ट पे स्टेट जो है 59 सब्जेक्ट पे ही काम कर सकता है, 59 सब्जेक्ट पे ही काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कितना था, 66, ज्यादा था स्टार्टिंग में, भी कम कर दिया गया है ना। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट पे, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेंटर का भी पावर और स्टेट दोनों मिलके काम करे, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली 47 था, याद करो। दोनों का ग्रुप अगर पूछे कि प्रेजेंट यूनियन लिस्ट पे सेंटर यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है, तो 98। ओरिजिनली कितना था, 97। ये तो डबल क्वेश्चन हो गया, ये ऐसे भी पढ़ याद कराया जाता है तुम लोगों को कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 98। ओरिजिनली कितने थे, 97। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, अभी 59। और ओरिजिनली स्टार्टिंग में जब आए थे तो कितने थे, 66। कॉन्करेंट लिस्ट में अभी कितने, 52। स्टार्टिंग में आया था तो 47 था, ठीक है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का एक और बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या बोला कि दोनों को पावर है, सेंटर स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों दोनों पे पावर है, याद रखना। लेकिन अगर कोई पॉलिसी को लेकर या किसी लॉ को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाता है ना, तो वहाँ सेंटर बोलेगा नहीं मेरा बात रहे, स्टेट बोलेगा नहीं मैं ये जा रहा हूँ, तो वहाँ पे सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब सेंटर का बात को माना जाएगा, ना कि स्टेट का। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को ही पावर दिया गया है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे एडुकेशन, एडुकेशन पे पॉलिसी बनाने का राइट सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। लेकिन अगर इस पे लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो यहाँ पे पावर किसकी चलेगी, सेंटर की चलेगी, ठीक है।
जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या किया गया, एमफिल को हटा दिया गया, ठीक है, चलो हटा दिया गया। और ये डिसीजन किसका था, तुम्हारा सेंटर का है, ठीक है। और ये एडुकेशन जो है ये किससे जुड़ी हुई है, कॉन्करेंट पॉलिसी से, इस पे राइट दोनों को दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी नहीं हटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं ला रही, लेकिन उसको एमफिल हटाना पड़ेगा ही नहीं, हाँ क्यों, क्योंकि सेंटर ने बोल दिया ना, अब हटाना ही पड़ेगा दोनों के, भले आप बोले ना लाएंगे लेकिन आपको एमफिल हटाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, बोल दिया गया है तो बोल दिया गया। इंडिया में ये फीचर आता है, ये फीचर बहुत बार आया है, इंडिया में सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम हाईएस्ट लॉ, इंडिया के जमीन में, इंडिया के लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। देखो भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू है, कैसे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको चेक करके इनवैलिड बोल देता है ना। पर्पस क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ना, उसके वो जो लॉ ला रहा है, लेजिस्लेटिव कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये लोग कोई गलत ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना करे, है ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा गया। आप लोग वही काम कीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। मैं जुडिशियल रिव्यू इसे नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं लाई हूँ तो पढ़ाऊंगी, ठीक है। बोला इंडिया में आपको दोनों चीज मिलेगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा और नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी फ्यूचर पूछेंगे तुम लोग बताना इंडिया में क्या क्या फ्यूचर है, ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड लार्जली रिजिड, प्रोविजन कंसर्निंग यूनियन स्टेट रिलेशन रिक्वायर अमेंडमेंट थ्रू द ज्वाइंट एक्शन स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन द पार्लियामेंट। कुछ ऐसा लॉ है जहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ज्वाइंट एक्शन करके भी, अमेंडमेंट करके भी, बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। जैसे तुम प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट देखना कितना हार्ड तरीके से होता है ना, वो रिजिड है। लेकिन कुछ फ्लैक्सिबिलिटी है जिसको आप सिंपल मेजोरिटीज भी हटा सकते हैं, है ना। इंडियन पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट देखती हो, उसको लगता है कि कुछ चेंज करना, फट सा नहीं कर देगी, है ना। तो वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन है जिसको तुम इजीली फ्लैक्सिबिलिटी तरीके से क्या कर पा रही हो, चेंज कर पा रही हो, कुछ ऐसे जिसको चेंज नहीं कर पा रही हो। तो इंडिया में रिजिड एंड फ्लैक्सिबिलिटी दोनों है, याद रखना, है ना। इंडिया में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि इंडिया में बाइक कैमरा लेजिस्लेचर है। बाइक कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब क्या, बाइक का मतलब होता है टू, इंडिया में टू हाउस है, इंडिया में लोअर हाउस है, लोकसभा को बोलते हैं, और अपर हाउस राज्यसभा को बोलते हैं। इंडिया में जो लोअर हाउस होता है उसको पीपल ऑफ इंडिया एज होल, मतलब पूरे इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, ठीक है। और यहाँ पे ये फेडरेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है अपर हाउस, ठीक है। इंडिया में सेंटर जो है ना वो स्ट्रांग है। यहाँ तक जो फ्यूचर लिए थे ना हम लोग, रुझो यहाँ तक जितना भी, ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कौन फ्यूचर हम लोग फेडरलिज्म से लिए, लेकिन खाली मैं समझाने के लिए, ये जितना फ्यूचर है हम लोग कहाँ से लिए हैं, मतलब फेडरल गवर्नमेंट से लिए है ना। अब उसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट से लेंगे, तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कौन फेडरल गवर्नमेंट का फीचर, कौन यूनिटरी, खाली अब याद रखना कौन कौन सा फीचर है। इंडिया में सेंट्रल स्ट्रांग है, इंडिया में नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन और स्टेट है। यहाँ पे समझो मैं बता रही हूँ क्या, ये यूनिटरी का फीचर है, यूनिटरी का फीचर है। यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रल स्ट्रांग होता है, सेंट्रल ही को सब पावर है। यूनिटरी, अभी हम लोग एक चीज पढ़े हैं ऊपर कि यूएसए में नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है ना, और नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। ये फीचर कहाँ की है बताओ, नॉन नॉन कहाँ है, दोनों नॉन कहाँ है, यूएसए में, है ना। हाँ इंडिया का फीचर हम क्या पढ़े कि इंडिया में नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ना, और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेडरलिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है, ये तुम्हारा क्वाजी फेडरल का फीचर है ना। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर क्या है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट में तुमको सिर्फ नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ नॉन इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। समझ में आ गया।
इंडिया का फेडरलिज्म क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, जब अमेरिका का तुमको कहाँ क्या मिलेगा? तुमको अमेरिका का मिलेगा, रुक जाओ कहाँ गया, अमेरिका का तुमको मिलेगा डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है ना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडी नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट ऑल्सो दोज ऑफ द स्टेट। यहाँ पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बढ़ा देती हूँ, यूएसए हैव राइट टू द फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, बता रही हूँ इसका मतलब क्या। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर का होगा वही स्टेट का भी है। तुम देखती हो अलग अलग है नहीं ना, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में यूएस का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर का अलग होगा और स्टेट का अपना अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसे अलग हो सकता है। इंडिया में तुमको फ्लैक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस भी है। यहाँ पे स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, हम अभी बताए भी, जबकि यूएस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया स्टेट को, है ना। 50 स्टेट से दो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 100 मेंबर होते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। जैसे यूपी को सबसे ज्यादा देंगे क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि यूएस में क्या है, यूएस में तुम्हारा अपर हाउस जो है वहाँ पे 100 मेंबर आते हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर आते हैं। यहाँ पे इंडिया में इमरजेंसी का प्रोविजन है और इमरजेंसी के प्रोविजन में सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अच्छा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहाँ है? इंडिया में है। ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम भी इंडिया में होता है ना। इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम कराया जाता है, जैसे आईएएस आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी यानी कैग है इंडिया में चेक करने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। इंडिया में वीटो ओवर स्टेट बिल, मतलब कि गवर्नर क्या कर सकता है, वीटो पावर यूज कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। पार्लियामेंट्री जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट, पार्लियामेंट को पावर ज्यादा है स्टेट लिस्ट पे। अभी हम बताए ना कि सेंटर और बीच में जब ये यहाँ पे ये बात बोला कि पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन है स्टेट लिस्ट पे भी, स्टेट लिस्ट पे भी वहाँ पे जुरिडिक्शन चलेगा पार्लियामेंट का, यहाँ पे ऐसा है इंडिया में। ठीक है, तो ये सब फीचर तुम्हारे इंडिया से लिया गया, जो तुम लोगों को याद करना मैं बता देती हूँ। सिर्फ पढ़ना, कहाँ तक पढ़ना मैं बता देती हूँ। देखो, इंडिया का फेडरलिज्म क्या है? कैनेडियन मॉडल। इंडिया में डुअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट है। इंडिया में पावर डिवीजन, वो वाला पावर डिवीजन बोले, सेंट्रल और गवर्नमेंट, वो वाला नहीं, ये शेड्यूल वाला नहीं। पावर डिवीजन जो है वो इक्वल नहीं है, सेंट्रल स्ट्रांग है और स्टेट जो है वीक है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग याद करना, डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन डिवीजन ऑफ पावर के साथ तुमको ये भी याद करना होगा कि सब्जेक्ट लिस्ट कितना है, 98, शुरू में कितना था 97। ठीक है ना, 58 तुम्हारा, 59 स्टेट लिस्ट अभी है और ओरिजिनली 96 है ना। कॉन्करेंट 52 अभी है, स्टार्टिंग में 47 है। ठीक है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई लॉ बनेगा तो वहाँ पे पावर सबसे ज्यादा सेंटर चलेगा। इंडिया में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है और फ्लैक्सिबिलिटी भी है। इंडिया में इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, लोकसभा राज्यसभा है। ठीक है, बस वहीं तक याद करना, यहाँ तक याद करना, बाकी तुम लोगों को मैं करा दूंगी सिंगल कॉइन के मिला हुआ है ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, वैसे तो सभी याद करना है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन है, सिंगल सिटीजन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम होता है, यहाँ इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है लाइक टैग, यहाँ पे वीटो पावर पे स्टेट बिल पे गवर्नर को वीटो पावर दिया गया, गवर्नर वीटो, स्टेट बिल पे गवर्नर वीटो पावर यूज कर सकता है। पार्लियामेंट का जुरिडिक्शन ज्यादा होता है स्टेट बिल से, है ना। तुम देखी ना कि पार्लियामेंट को 98 सब्जेक्ट पे बना सकता है, और जबकि स्टेट लिस्ट को कितना दिया गया है तुम्हारा, 58 ही दिया गया है। तो जुरिडिक्शन किसका ज्यादा हुआ? वही इसका। ठीक है, तो इस तरह से तुम पढ़ सकते, एक फीचर का खाली बस फीचर याद करना, बाकी मैं क्वेश्चन कल कराऊंगी, इससे हो जाएगा। बताओ तो ये समझ में आया, खाली फीचर याद करना कि फीचर क्या क्या है। ठीक है, इंडिया के फेडरलिज्म का फीचर क्या क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, है ना। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है, बाई कैमरल है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर स्ट्रॉन्ग है,
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड दोनों है, स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दी जाती, जैसे कि यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेटिव दिए जाते हैं स्टेट को, लेकिन इंडिया में नहीं दी जाती है। यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या, देख लो, जुडिशरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर पहले कोई केस आता है तो पहले वो कहाँ चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहले कोई आता है केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा केस, यहाँ पे सुनवाई हो गया। अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो चलो हाई कोर्ट चलते हैं, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी सुनवाई दे दिया, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, इंटीग्रेटेड है सब। इसलिए इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम होता है। इंडिया में एक ऑडिटरी मशीन है जिसका नाम है कैग। इंडिया में गवर्नर को स्टेट बिल पे वीटो पावर यूज करने का पावर दिया गया है ना। पार्लियामेंट्री का जुरिडिक्शन ज्यादा होता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट लिस्ट से ज्यादा पार्लियामेंट को, मतलब सेंटर को ज्यादा पावर दिया गया है ना, लिस्ट पे ज्यादा पावर इसको दिया गया है, ठीक है। अभी आओ केसी वाले, ये रट लेना है, इसको तुम रट लेना है। देखो पी बड़ा जरूर है, लेकिन तुम लोगों को हाईलाइट वाला पढ़ना, मैं शुरू से बोल रही हूँ, सिर्फ हाईलाइट, पूरा हाईलाइट वाला पढ़ना है, ठीक है। ये तीनों पार्ट याद करना है, लेकिन ये तीनों पार्ट याद करना है। यहाँ खाली रेड भी याद करोगे तो चल जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी रेड 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 सब जगह रेड, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइनिंग जो हेडिंग है, कहाँ गया, लाइनिंग हेडिंग पढ़ लेना, ठीक है। लाइनिंग हेडिंग वाला कि इंडिया में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, तो कौन कौन बोला इंडिया के फेडरलिज्म, ठीक है ना। कुछ थिंकर थे जो इंडियन फेडरलिज्म को कुछ कुछ नाम से बोलकर पुकारते हैं, और ये याद करना बहुत जरूरी है। केसी व्यारे इंडिया के फेडरलिज्म को बोलते हैं फेडरल, बोलते इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो कॉजी फेडरल है। मॉरिस जॉन बोलते हैं इंडिया का फेडरलिज्म बार्गेनिंग फेडरलिज्म। हम इसको याद कराते हैं कि मॉरिस जॉन जो है ना वो बार्गेनिंग करते हैं। याद एग्जाम में कंफ्यूज होता है इससे, हर बार देखना, तुम बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ मैचिंग करने के लिए। केसी व्याने ने दिया है कॉजी फेडरलिज्म, बोला कि इंडिया का फेडरलिज्म कॉजी है। मॉरिस जॉन बार्गेनिंग फेडरलिज्म। पॉल एपलेबी एक्सट्रीम फेडरलिज्म, इसको हम ऐसे याद कराए थे कि तुम ऐसे याद करना कि एप्पल पूरा सड़ गया है, एक्सट्रीमली सड़ गया है। एग्जाम में जब तुमको मैचिंग करने लगेगा ना, तुमको एक कीवर्ड चाहिए, तुम भूल जाओ कितना भी याद करो, ये याद रहता ही नहीं। केसी वेरे ने क्या बोला, केसी वेरे कॉजी, ऐसे याद करना, केसी कासी, केसी कासी, ठीक है। केसी कासी मॉरिस बार्गेनिंग करता है, और पॉल एप्पल, एप्पल जो एक्सट्रीमली सड़ गया था, है ना। पॉल एप्पलीबाई ने इंडियन फेडरलिज्म को एक्सट्रीम फेडरलिज्म बोला। एवर जेनिंग ने क्या बोला, एवर जेनिंग बोलते हैं इंडिया का फेडरलिज्म जो है ना, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। यहाँ पर ही सेंट्रल जो है ना, यहाँ का जो फेडरलिज्म है ना, सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है, ये याद करना। ये एग्जाम में इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछा गया है। एवर जैनिंग बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग से फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। गॉर्विन ऑस्टन बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक बार मुझे तुम लोग बताओ तो उसके बाद में, मुझे बताओ कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी, ये किसने बोला। ऑस्टिन। नहीं, अभी हम बोले ना तुम लोगों को, एवर जैनिंग। फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, एवर जैनिंग, ठीक है, एवर जैनिंग। मुझे बताओ कि क्वाजी फेडरलिज्म, इंडिया के फेडरलिज्म को कौन बोलता है, केसी व्यारे, ठीक है, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन बोलता है, बार्गेनिंग, बार्गेनिंग कौन करता है बताओ, मॉरिस जॉन। मॉरिस जॉन। हाँ, एक्सट्रीम फेडरलिज्म, इंडिया के फेडरलिज्म को कौन बोला कि एक्सट्रीम फेडरलिज्म, पॉल एप्पल, एप्पल सड़ गया था। कोऑपरेटिव फेडरल, इंडिया के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन बोल रहा है, ये गॉर्विन ऑस्टिन है, ठीक है। कुछ कुछ तो याद हो ही गया होगा, ऐसा बात नहीं। केसी व्यारे, केसी से काशी। मॉरिस जॉन बार्गेनिंग करते हैं। पॉल एप्पल भी, एप्पल सड़ा हुआ था। एवर जैनिंग जो है, जैनिंग बिल्कुल जैनिंग सेंट्रलाइज टेंडेंसी, याद करना है। एवर जैनिंग से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी। गैरविन ऑस्टिन कॉपरेटिव, हमेशा इंडिया के साथ कॉपरेट किए थे, कॉपरेटिव फेडरलिज्म बात करते हैं, हर जगह मिलेंगे तुमको गैरविन ऑस्टिन। ये कंप्लीट हुआ तुम्हारा, ठीक है। ये वाला चार्ट याद करो, आ जाओ। इंडिया में ये तुम इसलिए दी ना कि ये तुम एग्जाम देने जाओगे तो पढ़ सकते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटेन है। यूएस का कैसा रिटेन है। यूके का कैसा अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रांस का भी रिटेन है।
ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लैक्सिबिलिटी, रिजिड दोनों है। बार बार बोल रहे हो, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फ्लैक्सिबल और रिजिड दोनों है, जबकि यूएस में सिर्फ रिजिड है और यूके में फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इजीली किया जा सकता है ना। यूएस में बिल्कुल इजीली नहीं किया जाता है। इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऐसे है जिसको इजीली आप अमेंड कर सकते हैं, कुछ ऐसे है जिसको आप टाइम लगेगा, है ना, रिजिड है। फ्रांस में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉजी फेडरल, इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है? कॉजी। प्योर फेडरलिज्म तुमको कहाँ मिलेगा? यूएसए में। यूनिटरी फेडरलिज्म कहाँ मिलेगा? यूके में। और यूनिटरी कहाँ मिलेगा? फ्रांस में। और यूनिटरी कहाँ मिलेगा? जापान में। ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है तुमको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ मिलेगा देखने को तुमको? यूएस में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से कौन से कंट्री में होती है? यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तुम कहाँ देखने को? यूके में। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ मिलेगा देखने को? फ्रांस में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जापान में। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ है? सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में। और कहाँ है सिंगल सिटीजनशिप? यूके में। डुअल सिटीजनशिप कहाँ है? यूएसए में। और कहाँ है तुम्हारा? फ्रांस में। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है यूएसए में और इंडिया में, दोनों जगह, है ना। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, पार्लिंग सुपरमेसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये सब कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहाँ मिलेगा देखने को? पार्लियामेंट्री सुपरमेसी यूके में, क्योंकि यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, तो यूनिटरी को ही ज्यादा पाता है, इसलिए यहाँ पे जब सेंटर स्ट्रांग है तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। ठीक है। और यहाँ पर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। और यूएस में भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। तुम लोग को मैं अभी कराऊंगी जुडिशियल रिव्यू, लेकिन एक बार मैं थोड़ा क्वेश्चन कर लेती हूँ उसके बाद। मुझे बताओ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहाँ कहाँ है? इंडिया में है, यूएस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? इंडिया में। रट लो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया और यूएस में देखने को मिलती है। हाँ, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट या सॉवरिंग ऑफ पार्लियामेंट कहाँ मिलेगी तुमको देखने को? यूके। बिल्कुल यूके में मिलेगी। मुझे बताओ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ मिलेगी देखने को? यूएसए। कैसे बोल रही है? इंडिया में। इंडिया में, डुअल। इंडिया और यूके में। डुअल जो सिटीजनशिप है ना, वो यूएसए। हाँ वो मिलेगी यूएस में। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे और बता दो तुम लोग कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मिलेगी तुमको देखने को? रिटेन इंडिया, यूएसए और यूएसए। और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मिलेगी देखने को? यूके। यूके। वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छा। और कुछ ऐसे? हाँ अब मुझे बताओ प्योर फेडरलिज्म कहाँ देखने को मिलेगा? प्योर फेडरलिज्म यूएसए। यूएसए। तुम मुझे बताओ कि क्वाजी फेडरलिज्म कहाँ मिलेगा तुमको? इंडिया। इंडिया। मुझे बताओ यूनिटरी फेडरलिज्म कहाँ मिलेगा? देखो क्या बोले? यूनिटरी फेडरलिज्म कहाँ मिलेगा? देखो यूनिटरी फेडरलिज्म देखने को कहाँ मिलेगा? ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके। हाँ यूएसए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब मुझे एक चीज और बताना तुम लोग को, रुक जाओ, मैं कहाँ जगह मिले तब तो बताओ। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ देखने को मिलता है? यूएसए। मुझे बताओ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ मिलेगा देखने को? इंडिया। नहीं, यूके। 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 और ये दोनों फीचर कहाँ यूके। मिलेगा? ये दोनों फीचर कहाँ मिलेगा? इंडिया। इंडिया। इंडिया, दोनों फीचर्स इंडिया। हाँ, यहाँ यूएसए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल तुम्हारा यूके, और दोनों फीचर इंडिया में। ठीक है। बताओ तुम लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो बोलो, मैं फिर से कराऊंगी। एक भी हाँ पर्सन। क्लियर है। हो गया क्लियर। हाँ हो गया ना, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटिव में कल क्वेश्चन लाऊंगी, कल तो नहीं लाऊंगी, सॉरी, दूसरे दिन लाऊंगी। ठीक है। चलो अब मैं जुडिकल रिव्यू में आती हूँ और जुडिकल रिव्यू पढ़ाती हूँ। अभी टाइम है तो मैं पढ़ा देती हूँ। भाई क्यों क्यों नहीं मिटा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह बता रहे हैं, लेकिन चलो रहने दो, छोड़ो। जुडिकल रिव्यू का मतलब क्या है, पहले मैं तुमको यहाँ पर एक पिक्चर बनाऊंगी, उसके बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ बनाती हूँ, ठीक है।
लेजिस्लेचर क्या करती है, जल्दी से बताओ, तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्या करती है? लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव्स क्या करती है? लॉ को एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट या execute। इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है? जो लॉ बना है उसको लागू करवाती है। इंटरप्रिटेशन करती है, इंटरप्रेट भी करती है, इंटरप्रिटेशन भी इंटरप्रेट करती है, ठीक है। आ जाओ, मान लो कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, और उस लॉ से वो जो लॉ है ना उसको जुडिशरी आके चेक करेगी, चेक करेगी कि इन्होंने जो लॉ बनाया वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, या लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रही है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने अगर कोई लॉ बनाया है और वो लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है या लोगों का फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तब जुडिशरी क्या बोलेगी, इसको आके फिर से रिव्यू करेगी, चेक करेगी, है ना, चेक करेगी उन्होंने जो बनाया, चेक करेगी, और चेक करके अगर चेक में निकल गया कि हाँ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने जो कानून बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उससे लोगों का फंडामेंटल राइट वॉलेशन हो रहा है, तब जुडिशरी बोल देगी कि आपने जो लॉ बनाया है, आपने जो पॉलिसी बनाया है वो नॉलाफाइड है या अल्ट्रा वायलेट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। आ जाओ, कहाँ गया स्टार्टिंग, जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशरी को पावर दिया गया है एग्जामिन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेटर इनैक्टमेंट एग्जीक्यूटिव मॉडल, लेजिस चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का अगर कोई लॉ को इनैक्ट कर रही है ना, या कोई लॉ बना रही है, तो ये एग्जामिन करने का काम है जुडिशरी का, और जुडिशरी के इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, ठीक है ना। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ बनाती है ना, तो जुडिशरी को पावर दिया गया है कि जाइए आप उसको एग्जामिन कीजिए। जब उन्होंने एग्जामिन किया और अगर एग्जामिनेशन में जुडिशरी ने कि पाया कि उनका जो लॉ था या पॉलिसी था वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, वॉलिटिव है, तो बोल देगी कि भाई आपका जो लॉ है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्ट्रा वायरस है, और डिक्लेयर कर देगी कि आपका जो लॉ है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इनवैलिड है, नल एंड वाइड है, ये बोल देगी। जुडिशरी की इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों को और देखना है, एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है कि कौन कौन आर्टिकल के थ्रू जुडिशरी जो है ये जाके काम कर सकती है, ठीक है। मेन आर्टिकल देंगे, ऐसे तो बहुत है, बहुत नहीं याद कर पाओगे। Judicial review has a nowhere been used constitution the provision several article explicit, बहुत सारा पावर है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर देती है कि भाई जाओ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम चेक करो। आर्टिकल 13 PY की क्वेश्चन नेट का आया हुआ है, इनमें से कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू की आर्टिकल है, और आर्टिकल 13 इसका आंसर हुआ था। आर्टिकल 31 में भी बोला गया है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप जाके लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की पावर को चेक करो। आर्टिकल 32 में बोला गया है रिट्स वाला, और आर्टिकल 226 में भी बोला गया है कि जुडिशरी को ये पावर है कि वो जाके चेक करे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, वो एग्जामिन करे, अगर है तो आप बोल दे वो नाला एंड वाइड है या अल्ट्रा वायलेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे। तो जुडिशियल रिव्यू का सीधा साधी मैं यही बोलूंगी कि जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल क्या क्या है, 13, 130, 32 एंड 226, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई, तो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू क्या कहते हैं, कोई पूछे कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि जुडिशरी को ये पावर दी गई है कि लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ बनाती है या कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तो जुडिशरी को ये पावर है कि आप जाके उसको एग्जामिन करें कि वो जो लॉ है या जो पॉलिसी है वो कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशन पाया गया तो आप उसको अल्ट्रा वायलेट या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, और जुडिशरी की इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, और जुडिशियल रिव्यू का जो ये पावर
जुडिशियल रिव्यू को ये जो पावर दिया गया है, ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 131, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और भी है, ज़्यादा याद नहीं कर पाओगी। मैं सिर्फ एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से लाई हूँ, जो याद करना है। इस बार ये वाला क्वेश्चन आई हुई थी ना, ये वाला क्वेश्चन इस बार आई थी, हम देखें, डेट पूछ रहा था कि जुडिशियल हाँ, रिव्यू। डेट याद नहीं था, 1803। हाँ सही भी हुआ, हम तो देखे तुम लोग का सही था। सुषमा का याद नहीं था, तुक्का से सही हुआ मेरा। लेकिन याद कराए थे सुषमा, गलत बात है, तुक्का बोल रही है तो। हमको याद हाँ करवाए थे आप, हाँ हम तो वो सिर्फ याद किए ना, हाँ हाँ डेट हमको याद ही नहीं था नहीं कि था, लेकिन क्या होगा, 3 हम होगा, ये में बहुत 3 बार हो गया हाँ था, 3 हाँ होगा कि 4 होगा, है ऐसे हो गया था। हाँ। मैं ये आरसी को बहुत बार करवाई थी ना, आरसी याद भी करवा रही थी बार बार, हाँ, हाँ बहुत बार करवाई थी, तो उसको याद होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू आया कहाँ से आया भाई? यूएसए से। क्वेश्चन याद करना है, कहाँ से आया? यूएसए से। यूएस में कहाँ से आया पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ पहली बार कौन सा केस से आया? तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 बाय जॉन मार्शल ने ये केस किया था। माराबारी वर्सेस मेडिसन केस फिर से चेक करने के लिए उन्होंने बोला था, तो वहीं से जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन आता है कि पहला कौन सा ऐसा पहला केस है जिससे जुडिशियल रिव्यू आया है? तो उस केस का नाम है मारबरी वर्सेस मेडिसन केस, और ये केस आया कब था? 1803 में। और लाया था किसने? जॉन मार्शल। ठीक, ये जुडिशियल रिव्यू किया था किसने? जॉन मार्शल। हो गया, समझ में आ गया। इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बोथ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू के पावर सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया। अभी तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर भी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में किसको रखा गया है? किसको बोलो? जुडिशियल रिव्यू को। जुडिशियल जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हो उसको छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता, पता है ना। जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू किसका पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इट कैन नॉट बी कर्टेल एक्सक्लूड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर में रखने का मतलब क्या है कि आप इसमें कर्टेल या कुछ भी चेंज वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है। अगर लॉर्ड एग्जीक्यूटिव एक्शन इज फाउंड बाय वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात है इलीगल, वही जो ऊपर पढ़ाई हूँ। ठीक है। फिर भी बता देती हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन या लेजिस्लेटिव का कोई एक्शन वायलेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो जुडिशरी इसको डिक्लेयर कर सकती है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो लॉ है, जो एक्शन है, वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन, इनवैलिड है। वही बात जो ऊपर में पढ़ाई हूँ वही। ये डबल डबल हो गई है, ठीक है, ये डबल हो गई, डबल पेज हो गई। इंडिया में क्लासिफिकेशन ऑफ जस्ट जुडिशियल रिव्यू अकॉर्डिंग टू जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, दे कैन बी क्लासीफाई। वो बोलते हैं कि 3 कैटेगरी में है इंडिया में जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चेक कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर। जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, वहां पर भी आपको मिलेगा देखने को। जुडिशियल रिव्यू आपको यूनियन, स्टेट, हाँ सबका अंदर मिलेगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो बता रहा ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हटा दो। कौन कौन केस में जुडिशियल रिव्यू देखने को मिला था भाई? वैसे तो बहुत सारा केस है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट केस का मैं सिर्फ नाम लाई हूँ। गोलकनाथ केस 1967 जुडिशियल रिव्यू किया गया था। नेशनल बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 में जुडिशियल रिव्यू किया गया था। प्रीवी पर्सेस एबोलिशन केस 1971 में तुम्हारा क्या किया गया था? जुडिशियल रिव्यू किया गया था। केशवानंद भारती केस में भी जुडिशियल रिव्यू किया गया था 1973 की केस में। मिनर्वा मिल में भी 1980 की है, यहाँ पर भी तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू को यूज किया गया था। अब यहाँ पे एक और बात आओ कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन आती है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर, सुप्रीम कोर्ट जो थी, देखो एक मिनट बात सुनो, गवर्नमेंट क्या करे? जुडिशियल रिव्यू आने से गवर्नमेंट की पावर कम पड़ जा रही है ना, क्योंकि बार बार ऐसे लाने से, है ना। तो ये लोग क्या किया, गवर्नमेंट भी बहुत चालाक था। ठीक है। 99 क्योंकि गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, जुडिशरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे रही है, तो हम लोग को तो कुछ करना पड़ेगा भाई, है ना। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
सुप्रीम कोर्ट 2015 में डिक्लेयर करती है कि बोथ 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनअलाइड। आ जाओ, बहुत अच्छा स्टोरी, आ जाओ, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक चीज बताऊंगी। स्क्रीन आ रही है? हेलो, क्या हुआ, स्क्रीन चली गई क्या? कैसे याद करो, नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या होता है, ये देखो एक मैं बात बता रही हूँ, ये पढ़ना, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आई है, लेकिन मुझे पढ़ाने का मतलब यहाँ मतलब ये है ना कि ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में, अभी तक एक बार भी नहीं आई, लेकिन जब भी हम पढ़ाते तो ये मैं जरूर पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। आ जाओ, नेशनल जुडिशियल, इसका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। क्या हुआ कि ये एक प्रपोजल था, ठीक है। हाँ, क्या किया गया था, यहाँ पे बोला गया था, जैसे तुम देख रही हो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब यहाँ पर कहानी पूरा ऐसे था कि जैसे अभी तुम देख रही हो कि अगर ये लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजीली जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और गवर्नमेंट के पावर को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो 2014 में क्या करता है गवर्नमेंट जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाता है, NJAC लाता है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। लाया, बोला कि अब जो जज होंगे ना, अब जो डिसीजन लिया जाएगा ना, अब जो डिसीजन लिया जाएगा ना, तो वो सिर्फ सॉरी, अब जो जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सिर्फ जज का अपॉइंटमेंट का तुम लोग तरीका देखी हो ना, बिल्कुल कैसे है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट का है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वगैरह आके ऐसे करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक कमीशन बनाएंगे, और कमीशन में जो मेंबर होंगे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाती है, ठीक है। किस लिए लाती है, जज को रिक्रूटमेंट करने का और ट्रांसफर करने का, कि ये जो कमीशन है ना, ये क्या करेगी, जज को अपॉइंट करेगी। देखो ये कमीशन क्या करेगी, समझना, बहुत अच्छी चीज है, अपॉइंट करेगी ये कमीशन, अपॉइंटमेंट करेगी, ठीक है। और क्या करेगी, ट्रांसफर ऑफ जज। आवाज आ रही है तुम लोगों को? हेलो, जज, ठीक है ना, जो भी करेगी, ये सब कौन करेगा, ये करेगा, इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने बोला कि एक आएगा कमीशन जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। ये कौन लाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाता है, ठीक है ना। क्यों लाता है कि ऐसे ना, ये कमीशन क्या करे, ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, बोला कि ये जो तुम्हारा निंजा, इसको निंजा एक्ट बोलेंगे, ये क्या करेगी, प्राइमरी जज को अपॉइंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगी, ठीक है। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट के जज को जब अपॉइंट ये लोग करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इन्वॉल्व हो जाएगी, तब तो तुम्हारा जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, है ना। तब तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी खत्म, है ना, समझ में आ रहा ना? जी सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे नेट में प्रॉब्लम नहीं है आपको? अच्छा रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, क्या है मैं बता रही हूँ, आ जाओ। मेरे साइड तरफ से होगा, मेरे साइड से ही हो रहा अभी थोड़ा प्रॉब्लम। अब देखो क्लियर आ रहा, बताओ क्लियर आवाज आ रहा है कि नहीं, मैं बता रही नहीं हूँ। जी, मेरा पहले कट गया था, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अभी अभी ठीक हो रहा, अभी देखो तो ठीक है, रहती है, रुक जाओ, इसको समझना। देखो अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन यूपीएससी का ही सिलेबस है, आता ही वाला निंजा, ठीक है। कब आया था निंजा, ठीक है। बोला निंजा जो है ना, इसको 2014 में लाया गया था, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया। बोला गया कि अब जो अब जो जज को अपॉइंट किया जाएगा ना, जज को, वो ये कमीशन करेगी, सुनो। अब जब ये कमीशन करेगी, और ये इसको बनाया कौन, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बना रहा। अब जब पार्लियामेंट बनाएगी तो पार्लियामेंट तो उसी जज को अपॉइंट करेगी जो उसका फेवर करेगा, है ना, वही करेगा। क्योंकि पार्लियामेंट जब जब कोई लॉ बना रही, जुडिशरी को पसंद नहीं आ रहा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे रही है ना,
तो इन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक निंजा कमीशन ला लें, जहाँ पे हम लोग ये कमीशन अपॉइंट करेगी जज को, और इस कमीशन में जितने भी लोग बैठेंगे वो मेरे ही लोग बैठेंगे। ठीक है, तो मेरे ही लोग बनेगा जज। अब ऐसा बोला गया, तो ये लोग भी ये क्या नाम, जुडिशरी भी बहुत ये नहीं थी, वो भी बहुत चालाक थी। 2015 में बोलती है जुडिशरी कि ठीक है, अभी तो आया नहीं ना कमीशन, मेरा तो अभी राइट है इंटरप्रिटेशन करने का, जुडिशियल रिव्यू करने का। बोलती ठीक है, हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे इस पे। जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू करके बोली भाई ये जो निंजा एक्ट है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रही है, ये नलाफाइड है, ये बोल के खत्म कर देती है। ठीक है, निंजा एक्ट को ही खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया ना कि कहानी कैसे है, कि ये आया था, बोलती भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड है। समझ में आ गया। हम लोग को जुडिशियल रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? ताकि हम लोगों का सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी मेंटेन रहे, आप होल्ड रहे, है ना। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से जाके बाहर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई लॉ नहीं बना सकते हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से जाके बाहर अगर कोई लॉ बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो मैंने नहीं रखेगा, वो लॉ को आपको हटाना होगा। तो जुडिशियल रिव्यू लाने का पहला पर्पस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा क्या था? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देना। सीधे फंडामेंटल, देखो ये भी बात है ना कि जुडिशियल रिव्यू ऐसे भी होती है कि मान लो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाई, ठीक है, इससे लोगों का फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, तो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, बोलेंगे सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, वो चेक करेगी, हाँ हाँ फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी कि आपका जो लॉ पॉलिसी है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये लोगों की फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, आप इस लॉ को खत्म कीजिए क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन भी देने के लिए आई थी जुडिशियल रिव्यू, दे भी रही प्रोटेक्शन। दूसरा क्या है कि मेंटेन फेडरलिज्म, इक्विलिब्रियम बैलेंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट, ये सेंट्रल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है? तराजू तुम लोग देखी हो, ये तराजू है, सेंट्रल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बराबर इस तरह का इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर जुडिशियल रिव्यू करेंगे ना तो सेंटर पावरफुल है ना, सेंटर पावरफुल है तो सेंटर स्टेट के अगेंस्ट कुछ कर सकती है ना, तो वो हम लोग चेक करेंगे ना, जब कुछ लॉ गलत लाएगी स्टेट के अगेंस्ट तो हम लोग जाके चेक करके नलाबाई बोल देंगे ना, है ना। तो इस तरह सेंटर स्टेट के बीच में इक्वलिब्रियम बना रहे, बैलेंस बना रहे, इसके लिए भी जुडिशियल रिव्यू जरूरी था। ठीक है, समझ में आ गया जुडिशियल रिव्यू क्यों के जरूरी था। एक बार हम लोग पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएस से लिए। यूएस में जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जैसे जुडिशियल रिव्यू यूज करने का तरीका क्या है? अमेरिका में जब जुडिशियल रिव्यू हम लोग यूज करते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज करते हैं, ऐसे बस पढ़ो, इसको मैं डीप में नहीं जाऊंगी, बहुत घन चक्कर वाला है। और इंडिया में जब हम लोग जुडिशियल रिव्यू यूज करते हैं तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, चलो बता ही देते हैं। मान लो कि एक आदमी है, ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई और इस पॉलिसी से इस पर्सन का वॉलेशन हो रहा, ठीक है, ये पर्सन जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी, बोलेगी सर पॉलिसी आए हैं ना उससे मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, ठीक है, मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। गीता अगर तुमको डिस्टरबेंस हो रहा है ना तो थोड़ा बहुत तुम एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ठीक है। डिस्टरबेंस हो रहा है हम लोग को भी, तुमको भी हो रहा है? अरे मैं क्या वॉइस कर, ब्रेक है। रुको मैं एक बार फिर क्लास में क्या बोल रही हूँ समझो। पहले सीधा सीधा याद करो कि इंडिया में जब जुडिशियल रिव्यू यूज किया जाता है तो क्या यूज किया जाता है? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन यूएस में जब जुडिशियल रिव्यू यूज किया जाता है ना तो वो लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। याद करना, जब इंडिया में हम लोग जुडिशियल रिव्यू को यूज करते हैं तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ चेक करते हैं, और जब यूएस में जुडिशियल रिव्यू चेक किया जाता है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी ने उसका वॉलेशन, एक आदमी है ना, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी से इस पर्सन का वॉलेशन हो रहा, तो ये पर्सन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा सर देखिए मेरा ना गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई ना उसका वॉलेशन हो रहा। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाके पॉलिसी को जब चेक करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट जब जाके पॉलिसी को चेक करेगी ना तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देखेगी, वो खाली देखेगी कि पॉलिसी बनाने का तरीका सही है कि नहीं, बस तरीका देखेगी, उसका डीप में नहीं जाएगी। देखेगी कि उस पॉलिसी से इसको नुकसान हो रहा तो हाँ भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
ठीक है, डीप में नहीं जाएगी, ऊपर ऊपर चेक करेगी, ठीक है। लेकिन यूएस में क्या होता है कि अगर उसी तरह ये पर्सन है, उसका वॉलेशन हो रहा, तो वो डीप में देखेगी कि वो पॉलिसी बनाने का तरीका तो गलत नहीं है, खाली ये यहाँ पे देखेगी कि हाँ पॉलिसी से इसको नुकसान हो रहा, हाँ नुकसान हो रहा, तो चलो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ पे ये देखेगी कि पॉलिसी से नुकसान हो रहा, नहीं हो रहा, फिर अंदर भी जाके देखेगी कि वो पॉलिसी बनाने का तरीका सही है कि नहीं, प्रोसेस है कि नहीं, वो जो लॉ बना है उसका तरीका सही है कि नहीं, प्रोसेस सही है कि नहीं, ठीक है, वो सब चेक करेगी। बस याद करना, इंडिया में इंडिया में जब जुडिशियल रिव्यूज करते हैं तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कि आपका लॉ का वॉलेशन हो रहा ना, ये पॉलिसी अगर आपके लिए गलत है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देंगे। लेकिन हम तरीका नहीं चेक करेंगे वो पॉलिसी गलत तरीके से बनाए, 10 आदमी को मारकर वो पॉलिसी बनाना, मैं वो नहीं चेक करूंगा। मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि हाँ वो पॉलिसी से इस पर्सन का वॉलेशन हो रहा, हाँ वॉलेशन हो रहा तब अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यूएस में क्या है, वो जो लॉ बन रहा है ना, जो पॉलिसी बन रहा है, उस पॉलिसी का बनने का तरीका भी देखिएगा, कहीं तो वो पॉलिसी 10 लोगों को मार के तो नहीं बना। अगर 10 लोग के मार के बना तो आपका पॉलिसी यहीं खत्म, आगे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है डीपली इन्फ्लुएंस थे अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इंडिया अभी अभी आजाद हुई है ना। एक ये थे फ्लैक्स फ्रैंकफर्ट, उन्होंने एडवाइस दिया, जस्टिस फ्लैक्स फ्रैंकफर्टर फर्टर जो है एक प्रोमिनेंट जज थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के। ये सर बंगाल नरसिंह रॉय से मिलते हैं, बी एन रॉय बोलेंगे इनको, बी एन रॉय शॉर्टकट में बोलेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उनको वो बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है ना, इंडिया के लिए आप प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ रखें। फ्रैंकफर्ट स्ट्रांगली एडवाइज रॉ टू ड्रॉप द फ्रेज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज ना करें। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये एक, अभी इंडिया आजाद हुई, अभी अभी आजादी मिली ना इंडिया को, है ना, तो अभी अभी आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को का तरीका को फॉलो मत करें, है ना, मत फॉलो करें, ठीक है। क्यों भाई, क्यों ना फॉलो करें? क्योंकि इंडिया अभी अभी आजाद हुई हो, आप डीप में जाके चेक मारो, ऊपर ऊपर चेक किए, हाँ पॉलिसी से अगर किसी को नुकसान हो रहा तो आप बोल दीजिए वो पॉलिसी खराब है। अब ये ना देखे कि वो पॉलिसी बना कैसे, ठीक है। हाँ, जैसे एक पर्सन बोला कि हाँ उस पॉलिसी से मेरा नुकसान हो रहा, तो नुकसान हो रहा, हाँ नहीं नुकसान हो रहा तो बस पॉलिसी ठीक है, चलो। लेकिन अंदर भी जाके देखिए वो पॉलिसी बना कैसे, ये नहीं चेक कीजिए, क्योंकि अब इंडिया आजाद हुई ना, उन्होंने ये एडवाइस दिया। तो जब उन्होंने ऐसा एडवाइस दिया तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई। तब इन्होंने बोला कि यहाँ पे ही वॉन्ट दैट सच, बोला इंडिया अभी अभी आजाद हुई है और जुडिशरी को ज्यादा पावर देना ठीक नहीं है। कौन बोल रहे हैं? फ्रैंक फॉर्टर बोल रहे हैं कि सुनिए भाई, आप जुडिशरी को इतना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करने मत दीजिए। अगर जुडिशरी ने कैसे पावर लॉ बनाया है, उसके अंदर अगर जुडिशरी आ जाएगी ना तो जुडिशरी डिक्टेटर बन जाएगी। वो वार्न करते हैं कि गिव टू मच पावर टू द जुडिशरी, जुडिशरी को ज़्यादा पावर नहीं देना है, न तो वो लेजिस्लेचर के हर काम में रुकावट डालेगी, है ना, इम्प्लीमेंट वगैरह में हर चीज़ में वो रुकावट डालेगी। और आपको अभी आप एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है ना, लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बनाएगी ना उसमें जुडिशरी आके रोक देगी, तो जुडिशरी का पावर ज्यादा हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करिए, खाली आप देखिए कि हाँ इस लॉ से दूसरों को नुकसान हो रहा तो आप मना कर दीजिए, लेकिन डीप में मत जाने दीजिए। डीप में जाने दीजिएगा तो लेजिस्लेचर का पावर कम हो जाएगा, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी जब ड्यू प्रोसेस लॉ पढ़ाऊंगी स्टैब्लिश बाय लॉ तब। अच्छा एक चीज मेरी बात सुनो, कि इंडिया ने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहाँ से लिया है, कहाँ से ड्राइव किया है? इंडिया ने प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया? जापान कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। हाँ ये सब केस में यूज किया गया था, ठीक है। आ जाओ, इंडिया में अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, लेकिन कहानी आओ, ए के गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950s, ठीक है। ए के गोपाला एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको डिटेन किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है। ही चैलेंज एक्ट आर्टिकल 21 क्लेमिंग वायलेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुनो, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में बोला गया था कि कोई भी अगर इस तरह का अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करता है ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है। देख लो ये मेरी बात समझो, ये स्टोरी बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करता है, मतलब कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हम लोग डिटेन कर लेंगे, ठीक है, बोला गया। ये एक्ट बोला, ये गवर्नमेंट ने लाई है, ये पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है। फंडामेंटल राइट्स क्या बोलती है? आर्टिकल 21, है ना, राइट टू लिबर्टी और राइट टू पर्सनल लिबर्टी,
कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करने की राइट है। आर्टिकल 21 बोल रही है, समझना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और ये तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स है। आ जाओ, AK गोपाला जो है वो क्या करते हैं, AK गोपाला के जो है, AK गोपाला जो है ना वो प्रोटेस्ट नहीं करते, मतलब कम्युनिस्ट लीडर थे, हाँ वो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग 1950 एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। तो वो जाते हैं कि कोर्ट, अब बोलते हैं मेरा आर्टिकल 21 का वॉलेशन है, मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। ये कोर्ट को बोल रहे हैं कि आप मेरा ये जुडिशियल रिव्यू कीजिए, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वॉलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में बोला गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको लिबर्टी जो भी करना कीजिए, मेरा पर्सनल लिबर्टी का वॉलेशन हो रहा, ठीक है। तो कोर्ट क्या करती है, क्योंकि कोर्ट को बोला गया था कि आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ चेक करना है, तो उन्होंने देखा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये सही है कि नहीं। इन्होंने अंदर जाके नहीं देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बोल क्या रही है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को नैरो कर रही है, इसका डेफिनेशन उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने खाली ये देखा कि एक्ट बोल क्या रही है। इन्होंने बोला कि एक्ट बोल रही है कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर द आर्टिकल 21 ऑन लिमिट लॉ प्रॉपर्ली इनैक्ट बाय द पार्लियामेंट, कोर्ट कुड नॉट क्वेश्चन वेदर द लॉ वाज ए फेयर एंड जस्ट। यहाँ पे बोला प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ चेक कर कि भाई ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसके एक्ट के अगेंस्ट गए हैं, आपको नहीं करना था प्रोटेस्ट, तो आपने जो प्रोटेस्ट किया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग था कि अगर आप करेंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेन किया गया। तो इन्होंने बोला कम्युनिस्ट लीडर ने कि हम लोग का फंडामेंटल राइट तो ज्यादा बड़ा है ना, तो फंडामेंटल राइट्स को ना ऊपर रखा जाएगा, ये तो गवर्नमेंट की एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, तो इसको आपको ऊपर रखना चाहिए, लेकिन आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को ऊपर रख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ देखेंगे। इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बिल्कुल लॉ के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको आपके साथ जो उनको डिटेन कर लिया गया, ठीक है ना, वो हार गए AK गोपाला, ठीक है। रिजल्ट क्या आया कि यहाँ पे आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया है ना, इनको नैरो कर दिया गया, और जो एक्ट था उसको ज्यादा पावर दे दिया गया है ना, इसको ऊपर रखा गया और आर्टिकल 21 को नीचे कर दिया, ठीक है ना, नैरो एंड रिजिड इंटरप्रिटेशन कर दिया गया आर्टिकल 21 का। लेकिन फिर उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है, ड्यू यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग US से लिए हैं, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज होता है। मिनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या होता है कि आर्बिट्री लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश, यहाँ पे बस तुमको ये याद करना, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। AK गोपाला वर्सेस यूनियन ऑफ केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूज हुआ था, और वहां पर आर्टिकल 1 का डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया था। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया केस 1978 है ना, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज किया गया था, है ना, और यहाँ पर आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को और बढ़ा दिया गया था। यहाँ पे ड्यू प्रोसेस लॉ को, यहाँ पे आर्टिकल 21 को इम्पोर्टेंस दिया गया था। इंटरप्रिटेशन अलाइंग इंडियन जुडिक्शन क्लोज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिक्वायर्ड दैट द लॉ एंड प्रोसीजर फेयर जस्ट एंड रीजनेबल नॉन आर्बिट्री। मतलब यहाँ पर आर्टिकल 21 को आर्बिट्री का निशाना नहीं बनाया गया, मनमानी लॉ का निशाना नहीं बनाया गया, आर्टिकल 21 को वायलेशन नहीं किया गया, बिल्कुल उसी का अपोजिट है। AK का पाला में 21 को नैरो कर दिया गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू, लेकिन मेनका गांधी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज हुआ, और यहाँ पर ये आर्टिकल 21 के डिफिनेशन को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, फंडामेंटल राइट से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर किसी का कोई लॉ है और वो फंडामेंटल राइट्स को, ये मैं पढ़ाऊंगी मेनका गांधी वाला पूरा, जब मैं पूरा केस पढ़ाऊंगी, अगर कोई लॉ, ठीक है, किसी का फंडामेंटल आर्टिकल को वॉयलेशन कर रही है, तो वो लॉ ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि फंडामेंटल राइट मायने रखता है। तो आर्टिकल 21 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई लॉ। उस लॉ के अकॉर्डिंग मेनका गांधी को उनका पासवर्ड वगैरह लिया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, मेरा आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है, तो केस गया, तो कोर्ट ने बोला कि भाई हम देखेंगे, हम डीप में जाके देखेंगे। जब उन्होंने देखा तो देखा हाँ आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है, भले लॉ कुछ भी बोले, लेकिन आर्टिकल 21 ऊपर है और लॉ नीचे, ठीक है, समझ में आ गया। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। गीता तुमको समझ